देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भी अगर ये कहता है कि वो हमारे देश की सीक्रेट सर्विसेज के बारे में या उसके ऑपरेशन के बारे में 100% जानता है, तो मैं मान ही नहीं सकता सर। देखो पाकिस्तान को तो हम नहीं गिनते हैं सर, पाकिस्तान तो कभी मतलब आज पाकिस्तान तो खुद ही सर एड फंड के ऊपर जिंदा है। इतनी बड़ी डील के लिए उस आदमी को पाकिस्तान से आना पड़ा कि भाई डील करने के लिए। ISI के लिए टोटल काम करता था वो आदमी, तो उसको एलिमिनेट किया। एक एजेंट का जो सबसे छोटा टारगेट होता है वो होता है एक बहुत बड़ा लीडर। एक एजेंट का जो नंबर 1 टारगेट है वो होता है किसी देश को खत्म करना। अब एजेंसी को बोला जाता है इमरान खान की सरकार को गिराओ। अब एजेंसी यहां से जाती है, पहले देखते हैं कि इमरान खान की सरकार को कैसे गिराएं। गिराने के लिए दूसरा कोई ना कोई तो चेहरा होगा जिसे सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। हम एक चेहरे के पास जाते हैं, उस चेहरे को बोलते हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर तू बनेगा करके। तो हमें उस आदमी को अगला प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटरनेशनल लेवल पर हीरो बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हम पूरी मीडिया खरीदते हैं सर। मेरे लिए दुनिया की जो सबसे महंगी चीज़ है ना सर, सबसे कीमती चीज़ है मेरे लिए इन्फॉर्मेशन। जिस दिन मुझे मेरे एनिमी को ख़त्म करना होगा या कोई बड़ी प्लानिंग करनी होगी, मैं अपने रूटीन को चेंज नहीं करूँगा। आपको 100 काम करने हैं, 100 काम करने हैं, आप 99 काम सही कर रहे हो, एक काम गलती कर रहे हो, आपका ऑपरेशन ख़त्म, आप ख़त्म सर। मेडल तो बहुत दूर की बात है सर, अगर मैं मर भी गया तो मेरी बॉडी को मेरी ज़मीन नसीब नहीं होगी करके। स्पेशल फोर्स का एक एक्स बंदा था, उसको पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर भेजा और इसका एक ही टारगेट था, हाफिज़ को मारना। या आज का हिंदुस्तान बहुत चेंज है सर। आज तो हमारा एनिमी धरती के जिस कोने में होगा उस कोने में भी सेफ नहीं है। और रात के टाइम लगभग 7-8 बजे की बात थी ये, तो जैसे हम ब्रिज के ऊपर सबके सब पहुंचे तो बिल्कुल अंधाधुंध फायर और टन 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 की आवाज़ आई, ब्रिज से टकरा रहे थे बुलेट्स। ये उस माइक्रो सेकंड के अंदर मैंने बंदूक चलाई और मेरी गन नहीं चली कि उन सब लोगों ने हमारे लिए ही अम्बुश लगाया हुआ था। वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने जानबूझ के पहुंचाई थी हम तक कि हम जाएं उनके खिलाफ ऑपरेशन करने और हम में से कोई वापस ना आए। मैं मान चुका था कि अब मैं इस मिशन में, इस ऑपरेशन में नहीं बचूंगा करके, मुझे ये भी कंफर्म हो गया था। लेकिन मैं हर बार ये सोच रहा था कि नहीं यार, 2-4 को तो मैं धरूंगा ही धरूंगा। चलो पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है, वो पैसा कौन दे रहा है? पैसा CIA दे रहा है ना। कैसे सुसाइड बॉम्बर तैयार होते हैं सर, कैसे नफरत की आग पैदा होती है, कैसे लोग अपने शरीर में एक्सप्लोजिव लगा के आ जाते हैं। ये तो तरीका इंस्टीट्यूट होते हैं इसके। आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं एक बड़े स्पेशल गेस्ट, लकी बेस्ट। लकी, वेलकम टू स्विच। कैसे हैं आप? थैंक यू सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया हो या फिर यूट्यूब मान लें, इंस्टाग्राम देख लें, रील्स और शॉर्ट, मतलब उसमें सबसे जो पॉपुलर आजकल पर्सनालिटी है वो लकी है आजकल। और लकी की जो पॉपुलैरिटी है वो देश के लिए इनके काम की वजह से। लकी, शुरू यहीं से करते हैं कि एक सीक्रेट एजेंट जो होता है एजेंसी का, उसकी लाइफ कैसी होती है जब वो किसी ऑपरेशन पे जाता है, जब वो बाहर होता है? एक देखो, अगर एक सीक्रेट जो एजेंट है, एक स्पाई है, वो किस टास्क के लिए जा रहा है। देखो, जो भी एजेंसी होती है जिनके नाम के आगे सीक्रेट लग गया तो सब सीक्रेट ही समझ लो, तब तो कुछ भी नहीं पता। बट डिपेंड है उसको टास्क क्या मिलता है ना। वो जा किस चीज़ के लिए रहा है, वो परमानेंट वहाँ रहने के लिए जा रहा है, वो एक नॉर्मल शॉर्ट ऑपरेशंस के लिए जा रहा है, वो किसी टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए जा रहा है, या वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए जा रहा है। तो हर कंडीशन के अंदर क्या होता है, एक सीक्रेट एजेंट्स के रोल ही डिफरेंट है। अगर एक टारगेट को ख़त्म करना है तो उसको पता है कि सिर्फ उसको टारगेट को किल करना है, जो ऑलरेडी पूरा का पूरा प्लान पहले से हो चुका है। देन वो वहाँ जाएगा, अपने लोगों से कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, हर आदमी का अपना अपना एक काम है। मैं आपको बता दूँ, सीक्रेट सर्विस की एक दुनिया, एक अलग ही दुनिया है वो। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ कि मतलब एक दुनिया को दिखाने का, अगर आप सीक्रेट सर्विसेज की बात करें, चाहे वो हमारी सीक्रेट सर्विस RNW हो या दुनिया की कोई किसी भी कंट्री की सीक्रेट सर्विसेज हो, इसके बारे में इस धरती में पूरा कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। चाहे उस देश का सुपीरियर क्यों ना हो, वो अपने मतलब उस देश का चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी अपने सीक्रेट सर्विसेज के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता सर। पूरी जानकारी इस दुनिया में किसी को नहीं होती है। मतलब एक रिंग समझ लो, आप सर्कल के रिंग समझ लो, एजेंसी के एक सर्कल के रिंग्स है। या आपने कभी भी आप म्यूजिक का बैंड देखते हैं, अब मैं म्यूजिक का सिविल का क्या बोलूं, अपने आर्मी का बैंड देखा है सर? बिल्कुल। किसी ने आर्मी का, अगर जब आर्मी का बैंड मूव करता है तो उनके आगे एक सीनियर होता है हमेशा, जिसके हाथ पर एक स्टिक होती है, वो पूरी स्टिक से सबको कंट्रोल करता है। तो वो एक एजेंसी है सर। उसमें हर आदमी को अपना रोल पता है, लेकिन दूसरे का नहीं पता। सेम उस बैंड को लेकर चलो आप, बैंड में हर आदमी के पास अपना एक अलग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक आदमी अगर ड्रम बजा रहा है और एक आदमी अगर दूसरा इंस्ट्रूमेंट बचा रहा है, तो वो उसी को पता है। तो यही सेम स्पाई की दुनिया यही है। अगर 4 लोग जा रहे हैं, उसको सिर्फ अपने काम के बारे में पता है, सेकंड के बारे में वो कुछ नहीं जानता। कई
ऑपरेशंस ऐसे होते हैं दुनिया में जहाँ पर एक एजेंट दूसरे एजेंट से लाइफ में सिर्फ पहली बार मिलता है और वो आखिरी बार मिलता है। तो उस दुनिया के अंदर अगर आपको जितनी कम इंफॉर्मेशन हो, ये आपके लिए फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान इसलिए कभी कभी क्या होता है कि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हो पाती, तो उसमें जैसे कुछ नए एजेंट होते हैं, धीरे धीरे तो मतलब सबको समझ में आ जाता है, तो उन लोगों को लगता है कि यार नहीं ये भी जानना चाहिए, ये भी चीज़ें होनी चाहिए करके, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है सर। और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। अच्छा। कैसे? अगर मुझे ये बोलते हैं कि यार कि मुझे कहीं जाना है, कोई भी LOC क्रॉस करके है ना, दूसरे की टेरिटरी के अंदर जाना है, और मुझे बोलते हैं कि तुम्हें एक टारगेट को एलिमिनेट करके वापस आना है, ठीक है, मेरे लिए इनफ है, बढ़िया चीज़ है, मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ मुझे मिले। अब लेकिन मुझे आप बोला जाता है और मुझे जानकारी मिलती है कि मुझे एक LOC के पार जाना है, वो पहले ही दिमाग में आता है देश बहुत खतरनाक है, ठीक है, वहाँ बहुत बुरी मौत मारते हैं, तो फिर बोलेंगे कि टारगेट को मारते समय ध्यान रखना, उसे तू अकेला समझ रहा होगा, वो अकेला नहीं होगा, उसके कई सिक्योरिटी रिंग आसपास होंगे तो उसे नजर नहीं आ रहा होगा, फिर और ज्यादा वो माइंड डाइवर्ट होने लगता है। मतलब आप धीरे धीरे आपको दुनिया के अंदर क्या होता है, देखो एक बच्चा है छोटा सा, आप एक बच्चे को आपने देखा होगा जिसे दुनिया का कुछ नहीं पता, उसके सामने से कोबरा भी निकलेगा ना, वो स्नेक को पकड़ लेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या है करके, और जिसको पता है कि स्नेक का असर क्या हो सकता है करके, कभी स्नेक के नजदीक नहीं जाएगा, वो एकदम डरेगा। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि कई मायनों में अगर आपको पूरी जानकारी ना हो तो भी ज्यादा बेटर होता है। फाइन लगी, आपने पूरी तरह एक्सप्लेन किया। अभी आपसे पूछूंगा कि आपका जो पहला ऑपरेशन था एज एन एजेंट, तो उसके बारे में आप बताएं कि मतलब उस वक्त क्या फीलिंग आ रही थी, आप जा रहे थे और फिर कैसे आपने उसको अंजाम दिया? देखो जब एक्चुअली क्या है, जब पहली बार क्या होगा ट्रेनिंग मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट हो दुनिया के, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हो या जो भी बच्चों के इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूट के अंदर और प्रैक्टिकल में धरती आसमान का फर्क होता है। जब हम लोग इंस्टीट्यूट में होते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखना शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के अंदर कोई भी बच्चा किसी स्कूल के अंदर पढ़ता है, उन सबका एक ही ड्रीम होता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, ये बनूंगा, नीचे तो सोच किसी की होती ही नहीं है। कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि यार मैं एक कांस्टेबल बनूंगा करके, ठीक है, जब बाहर आने के लिए उसको एक कांस्टेबल बनने के लिए भी उसके जूते घिस जाएंगे। तो सोच अब की हमारी भी वही होती है कि यार हम आ गए कि हम पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे, आप ठीक है, पूरे वर्ल्ड को हिला देंगे, पूरा टेररिज्म खत्म कर देंगे, ये इंस्टीट्यूट के अंदर होता है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग होना शुरू होता है धीरे धीरे, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होता है चीज़ें कि कितनी हार्ड है। जब हम लोग अपने इंस्टीट्यूट से निकलते हैं तब पहली बारी ग्राउंड के अंदर, जीरो ग्राउंड में एक्चुअल आम हालात क्या हैं, अब आप इंस्टीट्यूट भूल जाओ, अब सब कुछ भूल जाओ, ट्रेनिंग रनिंग सब कुछ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब मैं पहली बार किसी ऑपरेशन के अंदर गया, फर्स्ट टाइम मैं जब ऑपरेशन में गया रियल ग्राउंड के अंदर, अब आप मुझे वो बोलो यार कि अभी तुझे ट्रेनिंग में मुझे बोलो यार लक्की तुझे AK हो या M16 हो, XYZ कोई भी असॉल्ट राइफल हो, ठीक है, कोई भी सपोर्टिंग वेपन हो, इसको खोल के जोड़ना है तो मैं टाइमिंग के अंदर सेकंड्स के अंदर हम लोग आंखों में पट्टी बांध के उस वेपन को पूरा खोल के दोबारा जोड़ देते हैं। ये मैं ही नहीं, हर एजेंट करेगा। अब आ जाता हूँ ग्राउंड पर। जब मैं ग्राउंड में पहली बार गया तो हम लोग भी अंडर ट्रेनिंग होते हैं, इंस्टीट्यूट से आए हैं और स्पेशल फोर्स या आर्मी के साथ हम लोग भी सीख रहे हैं कि एक्चुअल में आर्मी और स्पेशल फोर्स वर्क कैसे करती है CI ऑप्स के अंदर। जब हम पहली बार, जो मेरा फर्स्ट इंसिडेंट रहा, जो मतलब सीखने के लिए सिर्फ, ये मुझे अभी कोई टास्क नहीं दिया है, तो जब मैं पहली बार गया, जब एक ब्रिज के ऊपर, हम लोग एक ब्रिज के ऊपर थे, तो एनिमी ने वहाँ पर एक अम्बुश लगाया हुआ था पहले से ही। मतलब वो एनिमी ने ये देखा था कि हम पूरे के पूरे ब्रिज के ऊपर आ जाएं करके, और रात के टाइम लगभग 7-8 बजे की बात थी ये। तो जैसे हम ब्रिज के ऊपर सबके सब पहुँचे तो बिल्कुल अंधाधुंध फायर और टन 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 की आवाज़ आई, ब्रिज से टकरा रहे थे बुलेट्स। ये उस माइक्रो सेकंड के अंदर मैंने बंदूक चलाई और मेरी गन नहीं चली। मैंने कहा मतलब मैंने गन चलाई, मेरी गन नहीं चल रही है। मैं बिल्कुल मतलब शॉक हो गया कि यार मेरी गन नहीं चल रही, मतलब क्या हो गया, गन को नहीं चल रही। मैंने मैगजीन उतारा, दोबारा मैगजीन लगाया, दोबारा गन को चला रहा हूँ तो गन चल नहीं रही है। तो थोड़ी देर के बाद, वहाँ ज़्यादा देर का अम्बुश नहीं हुआ, तो विद इन 2-3 मिनट का अम्बुश हुआ वहाँ पर। तो 2-3 मिनट के अंदर ही 250-300 राउंड फायर करा उन लोगों ने, ठीक है। उसमें एक कैजुअलिटी भी हुई, इंडियन आर्मी के एक सोल्जर को गोली भी लगी थी, पैर में लगी उनके, लेकिन वैसे कैजुअलिटी नहीं हुई, घायल हुए। तो उसके बाद जब मैंने देखा यार क्यों नहीं, तो मैं इतना शौक, ये सोचिए मैं कि पूरी ट्रेनिंग लेके आया हूँ और मैं ये भूल गया कि मुझे ट्रिगर दबाने से पहले कॉक करना है। मैं कॉक करना भूल गया अपने वेपन को। मतलब जब आप एक काम कर रहे हैं ना, अभी हम यहाँ पर नॉर्मली तरीके से हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत फ्री माइंड है हम, बिल्कुल।
हमारे यहाँ पर एक धमाका होगा ना सर, हम सब कुछ भूल जाएंगे। आप यहाँ से एग्जिट भूल जाओगे, आपको निकलना कैसे है करके। ये मेरे साथ ही नहीं है, ये इंसान का फितरत है सर, मानव की। क्योंकि अभी हम बहुत नॉर्मल हैं, जो आपने कभी नहीं देखा। देखो ट्रेनिंग में हमने बहुत चीजें करी हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में हमको पता है यार कि मैं फायरिंग कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिन पर फायरिंग कर रहा हूँ ये टारगेट है, मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगी फायरिंग। लेकिन वहाँ पहली बार हमने तो फायरिंग करी नहीं, पूरी गोलियां हमारे ऊपर ही आ गई। तो मतलब ये धीरे धीरे चीजें होती हैं। ये स्टार्टिंग था कि फर्स्ट टाइम हमने नॉर्मल, हमने रियल लाइफ के अंदर देखा क्या होता है करके। मतलब उस इंसिडेंट से 1 वीक के अंदर ये लगा लो कि अंधेरे से डर लगने लग गया बाहर की तरफ जाते समय, कुछ भी हो सकता है करके। कैंप से निकले हुए हम लोग 2 किलोमीटर भी नहीं पहुंचे। तो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ, मतलब मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया और विथिन 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ही हो गया। मतलब लकी ये जैसे आप बता रहे हैं, मतलब एक मतलब मान लीजिए प्रेशर या जो भी कुछ रहा सिचुएशन, तो ये तो कितनी डेडली हो जाती होगी पूरे यूनिट के लिए। सर एक बच्चा है, आप देखो ना, चाहे आप सीक्रेट सर्विसेज बोलो या इंडियन आर्मी बोलो, एक 17 साल का बच्चा, बिल्कुल है ना। अगर आज भी आप देखो, शायद आई थिंक अभी तो शायद 17 से लेने लग गए, पहले तो एक टाइम 16 से लेते थे सर। क्योंकि जब तक आप कसम खाओगे तो आपकी एज 18 होनी चाहिए। आज के टाइम में मुझे लग रहा है कि यार 18 साल के लड़के को यहाँ दिल्ली में पता नहीं होगा उसको करना क्या है। बिल्कुल 20 साल के बाद तो सोचना शुरू करता मैंने अपनी लाइफ में करना क्या है। एग्जैक्टली ठीक है। एक 18 साल का बच्चा ऑपरेशन करने जा रहा है, बिल्कुल है ना। तो और जो जिन लोगों ने उसके खिलाफ अम्बुश लगाया हुआ है या जो उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, हैवली ट्रेन्ड है सर, वो भी एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है उनको पूरा का पूरा। तो आदमी क्या है, एक इंस्टीट्यूट आपको देखो, दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट, अगर आप चलो इंस्टीट्यूट, मतलब कुछ लोग आर्मी को लैंग्वेज में नॉर्मली नहीं समझ पाते हैं, बहुत वर्ड्स का आर्मी के वर्ड्स और सिविल के बहुत होते हैं। तो मैं आपको वैसे बताता हूँ कि धरती का कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोल सकता कि मैं तुझे एक IAS बनाऊंगा करके, बच्चे के ऊपर ही है ना सर। आप दुनिया का कोई भी गुरु लेके आ जाओ, एक टीचर से हजारों बच्चे पढ़ते हैं ना, बिल्कुल हजारों में से एक ही सक्सेस होता है। सेम वही आप आर्मी के इंस्टीट्यूट लगा लीजिए या सीक्रेट सर्विसेज के इंस्टीट्यूट लगा लो आप, सेम हजारों सोल्जर्स वहाँ से ट्रेनिंग करते हैं, उनमें से एक ही बहुत कम लोग होते हैं जो सक्सेस होते हैं। तो सेम सिचुएशन वहाँ भी है सर। फाइन। लेकिन जैसे आपने बताया अभी ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है, तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि इंटेल फेल हो गया और बीच में फंस गए? बहुत बारी मैंने आपको और चीज़ें, जैसे आपने बोला कि इंटेल फेल होना, चलो ये मैं आपको बताऊं कि हमने एक ही चीज़ सीखा है कि एक स्पाई के लिए, मतलब मेरे लिए, अगर मैं एक जैसे एज ए सीक्रेट सर्विस होने के नाते एक एजेंट या आप कुछ भी बोल लीजिए, मेरे लिए दुनिया की जो सबसे महंगी चीज़ है ना सर, सबसे कीमती चीज़ है मेरे लिए इन्फॉर्मेशन। इस दुनिया में इन्फॉर्मेशन से कीमती चीज़ इस धरती में आज मुझे बोल दे कोई और है सर, कुछ भी नहीं है। कोहिनूर का जो हीरा है ना, वो भी इन्फॉर्मेशन से महंगा नहीं है सर। बिल्कुल कल सुबह 9 बजे 9:15 बजे जब कल मार्केट खुलेगा, इंडियन मार्केट जो भी खुलता है शेयर, अगर आपको पता हो कि कल मार्केट में क्या होने वाला, तो शायद आप बिलियनियर बन जाओ सर। ये इन्फॉर्मेशन ही है ना। तो इन्फॉर्मेशन से महंगी चीज कुछ भी नहीं है। नॉलेज इज पावर, ये एजेंसी के लिए सबसे सटीक वर्ड है सर। लेकिन और इन्फॉर्मेशन को पाना दुनिया में सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल है कि आप किसी दुश्मन के इलाके में जाकर वहां का इंट लेके आ रहे हो, ये दुनिया में सबसे मुश्किल काम, दूसरी धरती पे। लेकिन इससे भी मुश्किल पता है क्या है? इससे भी मुश्किल काम है कि हम एक गलत इंफॉर्मेशन किसी स्पाई को दे दें, वो ज्यादा मुश्किल है। मतलब मैं एक एजेंट, मैं ऐसी इंफॉर्मेशन दूं अपने दुश्मन देश को जो मैं चाहता हूं, और मेरे दुश्मन देश को ये लग रहा हो या मेरे एनिमी को ये लग रहा हो कि वो इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है, एक्चुअली उसको मिल नहीं रही है, मैं उस तक पहुंचा रहा हूं। मैं एक एग्जांपल बताता हूं फॉर कैसे कि एक इंफॉर्मेशन आई कि कुछ एक मिलिटेंट के हैं, इंसर्जेंट के हैं, लोगों से टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। ओके ये हमारे साइफर जो होता है एक सिग्नल का होता है, जैसे हम लोग सिग्नल अपने डेट पर बात करते हैं, तो इनको इन्फॉर्मेशन मिली कहीं से कि कुछ एक मिलिटेंट आ रखे हैं, जबरदस्ती टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। अब एक अच्छी चीज़ थी यार, इस टाइम मतलब मौका था मिलिटेंट को ख़त्म करना। तो देन हम लोग वहाँ से निकले, सेम चीज़ें, हम भी अटैच थे आर्मी के साथ ही निकले। और निकलने के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ एक चीज़ें मार्केट में ऐसे हुई जहाँ पर हमें शक हुआ कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी करके। ओके मतलब जहाँ मार्केट में आप गए, जैसे हम निकले सेम हमारे को पहुंचना था, लेकिन वहाँ का सिचुएशन देखकर हमें लगा यार कि यार ये कुछ ऐसा नहीं है करके, क्योंकि डेली मार्केट अगर 8 बजे बंद हो रही है, उस दिन 4 बजे ही मार्केट बंद है। ना दीपावली है, ना दशहरा है, ना क्रिसमस है, ऐसा क्यों? मतलब रूटीन चेंज हुआ है। रूटीन जो चेंज नहीं होना चाहिए, रूटीन चेंज होने पर हमें सिर्फ डाउट हुआ, ऐसा नहीं कि 100%। हमें लगा यार कि ठीक नहीं है करके।
तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन को नहीं करने गए, हमने कहा चलो छोड़ो यार। हमने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट दी कि सर कुछ ठीक नहीं लग रहा है करके, बोले कोई बात नहीं विड्रॉल कर लो करके। हम विड्रॉल हुए तो हमारे को बाद में पता चला कि उन सब लोगों ने हमारे लिए ही अम्बुश लगाया हुआ था। वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने जानबूझ के पहुंचाई थी हम तक कि हम जाएं उनके खिलाफ ऑपरेशन करने और हम में से कोई वापस ना आए। ओके। बस उन्होंने एक ही गलती कर दी थी कि जो वहाँ के लोकल्स लोग थे, उन लोकल लोगों को पता था कि देखो लोकल्स बिना मिलिटेंसी, बिना लोकल्स के सपोर्ट के नहीं होती है। आप दुनिया का कहीं का भी आतंकवाद उठाकर देख लो, चाहे आप JNK का उठाकर देख लो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट उठाकर देख लो, ठीक है, चाहे आप माओवाद उठा के देख लो, इनमें कहीं ना कहीं लोकल्स का सपोर्ट होता ही होता है। बिल्कुल। तो मिलिटेंट कोशिश करता है कि वो लोकल्स के खिलाफ ना जाए, क्योंकि अगर लोकल भी उनके खिलाफ हो जाएंगे तो उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लोकल्स को पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तो लोकल को पता है कि यार फायरिंग होगी, चीजें होगी, उनको भी लग सकता है, फिर बाद में आर्मी का एक्शन होगा। तो लोकल्स ने उस दिन दुकानें बंद कर दी, तो उसका नुकसान मिलिटेंट्स को उठाना पड़ा कि वो अनसक्सेसफुल और इसमें ये भी है कि आपकी ट्रेनिंग थी तो आपने पढ़ लिया वो चीज। मतलब हम लोगों का एक ही चीज है, देखो कि हम लोग कभी भी क्या होता है कि अगर मैं एक एजेंट है, मैं कभी भी अपने रूटीन को, मतलब अगर मुझे कहीं कुछ करना है लाइफ में, हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे कि मैं नहीं चाहूँगा कि ज़्यादा लोग डिटेल में जाने कुछ एंटी एलिमेंट्स वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे कल आप कुछ करने के लिए बोलो, मैं अपना रूटीन कभी नहीं चेंज करूँगा सर। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं किसी कंट्री में हूँ, अभी मैं कहीं रह रहा हूँ किसी ID के अंदर, अगर मुझे 1 साल 2 साल वहाँ निकालने हैं, तो अगर मैं रात को डेली 10 बजे सोता हूँ, मैं 10 बजे ही सोऊंगा सर। जिस दिन मुझे मेरे एनिमी को ख़त्म करना होगा या कोई बड़ी प्लानिंग करनी होगी, मैं अपने रूटीन को चेंज नहीं करूंगा। अगर मैं डेली अपने दोस्तों से रात के 12-1 बजे तक बात करता हूं, मैं आज भी करूंगा, चाहे मुझे अपने टारगेट को 11 बजे ख़त्म करना है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि मैं 11 बजे भी बात कर रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि मेरा रूटीन चेंज नहीं होना चाहिए। मेरा फ़ोन अगर डेली आपको 11 बजे, मेरा काम है डेली कि यार मैं घर जाता हूँ और मैं आपको फ़ोन करता हूँ और हम 5-1 मिनट बात करते हैं, लेकिन जिस टाइम हम डेली 5-1 मिनट बात करते हैं, उस दिन क्या है कि हम लोग, मुझे कहीं और जाना है और मुझे अपने टारगेट को ख़त्म करना है, लेकिन मुझे पता है कि मैं शक पर आऊँगा वहाँ पर, बिल्कुल ठीक है, और आज ही मेरा रूटीन चेंज हुआ है, तो मैं ऐसा क्या करूंगा कि मैं अपने टारगेट को भी बर्बाद करूंगा और 11 बजे भी आपसे बात करूंगा। एक ही टाइम एक ही जगह पर मैं 2 चीजें कैसे करूंगा, और वो मैं 2 चीजें करूंगा एक ही जगह पर, वो तरीका कैसे होगा? सेम बिल्कुल। अगर वो वहाँ की एजेंसी या वहाँ की जो लोकल पुलिस है या कोई भी XYZ अगर मेरे रूटीन को चेक करेगी ना सर, मेरा रूटीन उन्हें सेम मिलेगा। मतलब कहाँ एक स्पाई पकड़ा जाता है, उसका रूटीन अगर चेंज हो जाए, जहाँ उसने अपने, मतलब मैं रूटीन का मतलब है कि जो अपनी दिनचर्या है, जैसे मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ, ये वो रूट नहीं है कि स्पाई जो है अगर वो एक रूट को फॉलो करता है तो दोबारा उस रूट को कभी फॉलो नहीं करता। ये दोनों अलग चीज़ है। ये अलग चीज़ हो गई, ये अलग चीज़ है। ये अलग चीज़ क्या है कि मतलब वो तो मेरा रूटीन हो गया डेली, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि एक टारगेट को मतलब एक टारगेट को अगर सपोज करो कि आज मैंने एक टारगेट का पीछा करना शुरू किया आपके ये GK ऑफिस से लेकर बाहर, मतलब कहीं 1-8 किलोमीटर तक, तो मैं कल आपको यहाँ फॉलो नहीं करूंगा सर। ओके, इसको मैं छोड़ दूंगा, मैं आपकी अगली जगह से आपको फॉलो करूंगा। मैं एक चीज़ को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मतलब मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ कि हमारी दुनिया के अंदर एक ही चीज़ है, आप जीवन में हर रोज़ गलती करो, बिल्कुल इंसान है तो गलती करेगा, लेकिन एक गलती को अपने पूरे जीवन काल में दोबारा मत दोहराना। अगर आपने अपनी लाइफ में ये पकड़ लिया कि मैं अपने जीवन के अंदर एक गलती को रिपीट नहीं करूंगा, तो आप इस पूरी दुनिया जीत लोगे सर। और यही मतलब एक एजेंट की ना सक्सेस यहीं से चलती है सर। देखो एक एजेंट का क्या है, अब मैं एक एजेंट, आपने कभी दुनिया के अंदर वर्ल्ड के किसी स्पाई को मेडल मिलते हुए देखा है? बिल्कुल एग्जैक्टली, सब एनोनिमस रहते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। किसी को पता ही नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं, जो ये जानते हुए भी कि मेडल तो बहुत दूर की बात है सर, अगर मैं मर भी गया तो मेरी बॉडी को मेरी जमीन नसीब नहीं होगी करके। बिल्कुल बहुत दूर की बात है। मतलब मेडल तो बहुत छोटी चीज हो गई कि अगर मैं मर गया तो मेरा आखिरी बार मेरा चेहरा, मेरा परिवार, ठीक है, मेरे घर वाले भी नहीं देखेंगे, तो फिर भी वो इंसान 100% दे के अपना काम कर रहा है, तो आप उस आदमी की देशभक्ति तो जान ही नहीं सकते सर। वर्ड्स ही नहीं है उसके लिए, जिसको पता ही नहीं कि वो लौटेगा भी कभी नहीं, आज पहले चले जा रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई भी आदमी हो XYZ, क्यों ना मैं, ठीक है, अगर सपोज करो कि 2019 से पहले भी मुझे कोई नहीं जानता था,
है ना, कि कौन है, किसी को नहीं पता था, मेरे पड़ोस में भी नहीं पता था। आज भी मतलब शायद अब तो एक मीडिया इसके थ्रू मतलब उन्होंने मुझे मेरा जो घर है, मेरा घर छोड़ के 3-4 मकानों को आप छोड़ो तो हम कभी आज तक फेस टू फेस नहीं मिले हैं कभी, लेकिन अभी इन्होंने देख लिया कि है करके। तो मुझे मेरे 4 लोग नहीं जानते थे मेरे मोहल्ले के अंदर। तो आज भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं वर्ल्ड के किसी ना किसी कोने में, हमारे ही देश के नहीं, दुनिया के हर स्पाई मौजूद होंगे सर। अगर कोई देश मतलब बहुत तरक्की कर रहा है तो सिर्फ उस देश की इंटेलिजेंस की वजह से, अगर कोई देश धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है तो उनकी इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से सर। फाइन। लेकिन आपने अभी कहा कि मतलब आपके घर के आसपास के लोग भी आपको नहीं जानते थे, तो अभी जब जानते हैं, जो दोस्त लोग हैं पुराने जिनको नहीं बताया होगा, ऑफ कोर्स मतलब सीक्रेसी की वजह से नहीं बताते, तो अभी उनका क्या रिएक्शन होता है आपको? वो तो शौक ही है ना सर, तो कोमा में है कई लोग तो आधे तो बोलते भाई तेरे साथ तो हम कभी नेपाल भी चल दिए थे करके, है ना। मतलब अब भी उनको डर है मेरे से। अब उस टाइम उतना नहीं था, अब ज्यादा लगता है भाई। अब तो अब भी शक कर रहे हैं यार, तू करता नहीं करता कि भाई तू हमारे को कभी नेपाल लेके गया घुमाने के लिए, भी कहाँ लेके गया। तो अब बातें होती है, आदमी तो सोचता ही है ना चीजें। जब न्यूज में बोला यार हम तो बाल बच गए करके चीजें, तो रिएक्शन तो होता ही है दोस्तों का सर। बिल्कुल। लेकिन जैसे अभी आप बता रहे थे, हम दूसरे देश में जब जाते हैं एजेंट्स वगैरह, तो वहाँ जिस टारगेट के लिए जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ की पब्लिक को आइडेंटिफाई ना हो, बिकॉज एक देश से जा रहा है बंदा, दूसरे देश का बंदा है, उसका लुक अलग है, उसका बात करने का तरीका अलग है, हर चीज़ डिफरेंट है। तो वो कैसे ये चीज़ होती है कि यार उसको पता ना लगे, कितना सीक्रेसी उसमें मेंटेन करते हैं? आपको 100 काम करने हैं, 100 काम करने हैं, आप 99 काम सही कर रहे हो, एक काम गलती कर रहे हो, आपका ऑपरेशन खत्म, आप खत्म सर। मतलब इसमें 100 में से एक भी गलती माफी नहीं है। दूसरी चीज क्या है सर कि आप किसी भी देश के अंदर जा रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है। अगर आप मुझे देखो तो मैं नेपाल, नॉर्थ ईस्ट, थाईलैंड, चाइना, यहाँ खप जाऊंगा कहीं भी नॉर्मली तरीके से। अगर आप मुझे अफगानिस्तान भेज रहे हैं, कहीं भी भेज रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन उसके बाद भी मैं वहाँ किस आइडेंटिटी में जाता हूँ। सपोज करो अफगानिस्तान के अंदर कोई एरिया डेवलप हो रहा है ना, तो वहाँ पर मैं एक एज ए वर्कर बनकर भी जा सकता हूँ, एक लेबर बनकर भी जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर मुझे उसके बाद क्या करना पड़ेगा। देखो मैं अपना एक वर्कर बनकर चला गया, एक कॉन्ट्रैक्टर बनकर चला गया, एक इंजीनियर बनकर चला गया, एक नॉर्मली, लेकिन मुझे अपनी खुद की एक इंटेलिजेंस की यूनिट खड़ी करनी है वहाँ। वो मेरे लिए सबसे मुश्किल है। ओके। अब मुझे खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि एजेंसी की दुनिया क्या है। एजेंसी की दुनिया है सर्कल्स। हर सर्कल एक दूसरे सर्कल को क्रॉस करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम ओलंपिक्स के जो राउंड्स देखते हैं, 4 राउंड देखते हैं, तो ये राउंड कंटिन्यू बनते रहते हैं। तो उसमें एक राउंड मेरा है, वो मेरी दुनिया है। अगर आपने मुझे पकड़ भी लिया या मुझे कभी टॉर्चर भी कर लिया, आप सिर्फ मेरी दुनिया को पकड़ पाओगे, उस पूरे सर्कल को कभी नहीं जैसे आपने कहा वो सारी इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं होती। मैंने आपको भी बोला ना कि दुनिया के अंदर अगर किसी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भी अगर ये कहता है कि वो हमारे देश की या उस देश की सीक्रेट सर्विसेज के बारे में या उसके ऑपरेशन के बारे में 100% जानता है, तो मैं मान ही नहीं सकता सर। दुनिया का कोई भी आदमी अपनी सीक्रेट सर्विसेज के बारे में, चाहे वो किसी भी लेवल पर क्यों ना बैठा हो, सर्वोच्च पद पर बैठा हो, तभी वो 70% से ऊपर नहीं जानता होगा सर। ये वो रिंग्स हैं सर। फाइन। लेकिन अब आप कोई ऐसा मुझे ऑपरेशन बताएं हमारे व्यूअर्स को जो आपको ना सबसे डिफिकल्ट लगा हो चीज़ों में, आपने कर लिया हो लेकिन यार वो लगा कि ये बड़ा मुश्किल हो गया था करना। सर देखो कि बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। एक ऑपरेशन मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ क्योंकि जस्ट अभी हमारी एक बुक भी आ रही है अगली नेक्स्ट इसी कई ऑपरेशन पर। तो एक ऑपरेशन है सर, क्या है कि रिस्क था बहुत बड़ा कि हमें एक इंट मिला था कि यार हमारे जो जाली करेंसी हमारे देश के अंदर है, ठीक है, वो पाकिस्तान 2 रास्तों से एंटर भेज रहा है करके। एक अपना बंगाल का रूट यूज़ कर रहा है पूरा का पूरा, दूसरा नेपाल का रूट यूज़ कर रहा है पूरा का पूरा कंप्लीट करके। तो धीरे धीरे आपको मैं बताता हूँ कि एक बंदे हमारे को एक इन्फॉर्मेशन मिली मतलब आईबी के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन मिली एक आदमी के बारे में कि वो जाली करेंसी का काम करता है करके और बड़े लेवल पर करता है। लेकिन उस टाइम वो आदमी जेल के अंदर था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि उस आदमी तक हम पहुंचे, उससे दोस्ती करी। मैं भी 4 साल जेल रहा हूँ सर, बहुत सारी जेलें ट्रांसफ़र रही हैं, तो मेरी भी दोस्ती हुई। मैंने कहा यार मैं भी ऐसे, अब दोस्त देखो जेल के अंदर तो सर मेरे ऊपर भी मुकदमे लग रखे हैं, हत्याएं लग रखी हैं, हत्या की प्लानिंग लग रखी है, ठीक है। तो मैं भी उसके लिए वैसा ही हूँ। तो मैंने उससे पूछ लिया, धीरे धीरे 2-4 दिन में दोस्ती हुई, भाई क्या करते हो करके। बोला यार भाई मैं तो फालतू फंस गया था करके जाली करेंसी में। चलो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो पता है पूरा बैकग्राउंड। बिल्कुल एग्जैक्टली। और धीरे धीरे दोस्ती हुई, चीज़ें बैठना स्टार्ट किया, तो उसने बताना शुरू किया कि यार काम तो अच्छा है,
पैसे भी अच्छे हैं, लेकिन क्या करूँ, पिछले 2 साल से मैं अंदर हूँ। तो हमने कहा यार कोई बात नहीं, मैंने कहा मेरी टीम है यार भाई, मिल के काम कर लेते हैं, ठीक है। और लेकिन ऐसा शेयर तेरे साथ करूंगा पूरा पैसा, धंधा ईमानदारी से होगा, क्योंकि दुनिया का देखो कोई भी 2 नंबर का धंधा ईमानदारी से, वो सब ईमानदारी से करते, 2 नंबर ईमानदारी होती है, पूरा ईमानदारी। तो उसका ट्रस्ट जीता, तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा यार एक बार बता कि किस रेट पर नोट मिल जाएंगे। तो उसने एक रेट बोला कि जितने बड़े नोट लोगे उतने कॉस्टली होंगे करके। तो हमने चलो डील करा, हमने कहा यार मुझे 500 के नोट चाहिए करके। तो बोला ठीक है, कितने चाहिए? मैंने कहा 5 लाख रुपए दिलवा दे भाई, ठीक है। तो उसने बोला कि यार फलाना एक कॉन्टैक्ट है, वहाँ चले जाना करके। हमने, मेरे बंदों ने पहली डील करी और क्लियर हुई डील, पैसा मिला। हमारा काम था सबसे पहले उस पैसे को चेक करना कि ये रियल में ISI का पैसा है या नहीं है, क्योंकि करेंसी भी बहुत जगह चलती है सर, हर दुनिया के हर कोने में, हर जगह। आज हिंदुस्तान में भी कई लोग करेंसी बना रहे होंगे, लेकिन उस नोट के लगभग 42 या 41 फीचर्स मैच कर गए जो टोटल पाक के साथ थे उसके। ऑलरेडी वो नोट्स पहले से हमारे पास थे, सीक्रेट सर्विस के पास। तो कंफर्म हो गया कि यार बेस्ट सेम नोट है करके, ये वही पैटर्न है करके। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने डील को और बड़ा किया अंदर से, उसको पैसा मिल रहा हो खुश, उसका विश्वास तो कंटिन्यू साथ था। और उसके बाद हमने क्या किया, जस्ट और बड़ी डील करी। बड़ी डील करते करते अब हमारे को, लेकिन हम उस आदमी को चाहते थे जो हमारे टारगेट में था, जो हमारी लिस्ट के अंदर जो आदमी मिसिंग था, हमें वो टारगेट चाहिए था। तो लेकिन वो हम उसको डायरेक्ट भी नहीं जा सकते थे उसके पास। तो हमने एक बार बहुत बड़ी डील करनी चाहिए, बहुत ही बड़ी डील, जो पॉसिबल नहीं था कि कोई और करे। तो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा, और इतनी बड़ी डील के लिए उस आदमी को पाकिस्तान से आना पड़ा। कि भाई डील करने के लिए, उससे पहले विश्वास जीत चुके थे हम लोग, ठीक है। तो वो बंदा डील, अब लेकिन उसमें एक चीज और था सर, उसमें रिस्क बहुत तगड़ा था। कि यहाँ रिस्क सबसे बड़ा ये था कि कहीं गेम हमारा तो नहीं बज रहा है। एग्जैक्टली मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि गेम एक कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि गेम कैसे। एक बारी क्या हुआ, मैंने किसी को ये बोला कि यार मैं यहाँ से 7 बजे निकलूंगा या 10 बजे मैं यहाँ से निकलूंगा, और मैं गाड़ी के 2 हॉर्न बजाऊंगा, गाड़ी का एक हॉर्न बजाऊंगा, तुम अपनी गाड़ी मेरे पीछे लगा दोगे करके। मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, तुम मेरे पीछे गाड़ी चलाओगे, क्योंकि कुछ एक मिशन था। बिल्कुल। तो कंटिन्यू दिए हुए टाइम से, हमारे में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। तो सेम जिस जगह से मैं निकला और मैंने गाड़ी का एक हॉर्न बजाया, और मैं देखता हूँ मेरे पीछे कोई गाड़ी ही नहीं है। अरे तो लेकिन अब ऑपरेशन चल रहा है सर, ऑपरेशन विड्रॉल नहीं हो सकता। अब यहीं से क्या हो गया, माइंड काम करना बंद हो गया, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि इस जगह से मेरे पीछे गाड़ी आनी चाहिए थी। मेरे पीछे क्या आनी चाहिए थी, गाड़ी आनी चाहिए थी। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि मैं 2, 4, 5 किलोमीटर दूर जाता हूँ, उसी रूट को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और कुछ क्या देखता हूँ कि मैं जैसे ही हाईवे को पकड़ता हूँ, मेरी गाड़ी के पीछे 3 गाड़ियां लग जाती हैं। मेरा दिमाग काम करना बंद कि ये क्या हो गया करके, और मुझे दिख रहा है वो गाड़ी मेरे पीछे आ रही है करके, 3 गाड़ियां, ठीक है। मैं विड्रॉल नहीं कर सकता, अगर मैं विड्रॉल करूंगा तो मैं यहां से मरूंगा। बिल्कुल। और मुझे ये नहीं पता ये लोग कौन है करके, ये लोग हैं कौन। तब हमने उस ऑपरेशन को सक्सेस किया सर। वो अभी हम पहले वाले में दोबारा आएंगे। तो लेकिन इसके बीच में जो हमने डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इस 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैं 100 बारी मराऊंगा। बिल्कुल। क्योंकि मेरे पीछे गाड़ियां चल रही हैं, मैं गाड़ी रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे आगे भी एनिमी की गाड़ी चल रही है जिनका विश्वास मैंने जीता है, ठीक है। लेकिन जब क्या हुआ कि हम लोग दूर तक, जब मैंने उस ऑपरेशन को किया, और बाद में मुझे पता चला जो ये 3 गाड़ियां और हैं, ये मेरे लोगों की गाड़ियां हैं। ओके। तो ऑपरेशन खत्म होने के बाद मैं बहुत गुस्सा हुआ उनके ऊपर, ठीक है। मैंने कहा यार भाई तुमने क्या हरकत करी करके ऐसे, तुम्हें उस जगह से मेरे पीछे आना चाहिए था। तो वो क्या बोले यार, वो बोले कि भाई कि हमें भी ट्रस्ट नहीं था तेरे ऊपर। अरे मतलब उन्हें भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो पहले ये चेक करना चाह रहे थे कि मैं अकेला ही हूं या मेरे पीछे भी कोई चीज़ है करके। तो लेकिन उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था। तो ये सोचो कि उस 25 किलोमीटर का जो सफ़र मैंने तय किया, मुझे ये नहीं पता कि मेरे पीछे कौन लोग चल रहे हैं रात के टाइम पर। मुझे सिर्फ गाड़ियों की लाइटें नज़र आ रही हैं, और मुझे पता है मेरे पीछे कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं करके। और मुझे अब मैं हर बारी क्या सोच रहा हूँ कि जो सामने वाले को, एनिमी को हमने टारगेट करना है, इसके लोग पीछे, और गेम मेरा बच गया। सही, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये कहना बहुत आसान है, वो जो सिचुएशन है, जो लगभग जो 1.5 घंटे का सफर या 2 घंटे का जो मैंने वक्त गुजारा है, उस 2 घंटे वक्त में हम 100 बारी मरे हैं सर। उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती तो, अरे मिस्टेक मतलब मैं क्या, मुझे लगा, और मुझे पता था, मैं मान चुका था कि अब मैं इस मिशन में, इस ऑपरेशन में नहीं बचूंगा करके। मुझे ये भी कंफर्म हो गया था। लेकिन मैं हर बार ये सोच रहा था कि नहीं यार, 2-4 को तो मैं धरूंगा ही धरूंगा। हर बार यही प्लान चल रही थी मेरी। ठीक है, लगी अब पुराने पर वापस आ जाता है सर। तो बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत पैसा खर्च करने के बाद, देखो
कि मैं आपको ये लोग बहुत सारे बोलेंगे कि यार पैसा खर्च किया तुमने, तो मैं लोगों को ये बोलूँ सर कि इस धरती के अंदर इंसान पैसे की बहुत बड़ी अहमियत है दुनिया के हर देश के लिए। मैं बोलता हूँ कि पैसे से ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम आ जाते हैं बात इंसानियत की, तो इंसानियत के सामने पैसा कुछ भी नहीं है सर। ये दुनिया की हर गवर्नमेंट, चाहे हमारा देश क्यों ना हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर कल हमें हमारे देश के किसी भी व्यक्ति के लिए कितना भी पैसा देना पड़ेगा, हमारी सरकार देगी सर। फिर हम पैसे को सेकेंडरी रख लेते हैं सर, क्योंकि हमारे को उस पूरा का पूरा जाली करेंसी का नेटवर्क को तोड़ना है, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है सर, हमारे देश की पूरी इकोनॉमी बाहर जा रही है। तो फिर वो आदमी आया, और आने के बाद जैसे वो आदमी अपने ISI के लिए टोटल काम करता था वो आदमी, ठीक है, और जब वो अपने देश से दूसरे देश के अंदर आया, आने के बाद पहले हमने पूरा यकीन किया कि ये आदमी और हमारे खिलाफ इसका कोई डबल गेम नहीं है या कोई फॉल्स ऑपरेशन नहीं है हमारे अगेंस्ट में, तो उसको एलिमिनेट किया। तो एक बड़ा ऑपरेशन रहा ये बहुत ही, और इससे हमने मतलब एक ISI के बहुत बड़े नेटवर्क को तोड़ा है सर, बहुत बड़े जाली करेंसी के नेटवर्क को तोड़ा। तो मैं उस देश का नाम नहीं लूँगा कि कौन से देश के अंदर ये ऑपरेशन था करके। फाइन, लकी पाकिस्तान हमेशा इधर टेररिस्ट भेजता है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, हमारे सोल्जर शहीद होते हैं इतने। अब एक चीज़ थी, जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था तो मतलब पता लग गया US को, और US ने जाके अपना ऑपरेशन वहाँ पे किया। हमें पता है कि हमारा जो मतलब मसूद अजहर वगैरह ये 26-11 नवंबर चल रहा है, उन्होंने ये सब चीज़ की। तो क्या चीज़ है हम ये चीज़ नहीं कर पाते, क्या चीज़ रोकती है सर? ये मैं आपको बहुत सारे लोगों को, देखो सबको पता है बिन लादेन, बिल्कुल सबको पता है कि यार US की मतलब नेवी की सील ने वो ऑपरेशन किया करके। उस टाइम US के प्रेसिडेंट शायद बराक ओबामा उस टाइम US के प्रेसिडेंट थे। तो ऑडियंस समझ जाएगी कि देश की क्या मजबूरी रहती है, तो मैं वो आपको बता दूं। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा 5 मिनट की। एक्चुअली क्या होता है, हम कहानी को दोबारा जोड़ते हैं कि हमारे देश के अंदर एक 26/11 बिल्कुल अटैक होता है। तो USA को पहली बार, अमेरिका को पहली बार लगा कि यार हाफिज सईद हिंदुस्तान तक नहीं रुकेगा, ओके ये US तक भी आ सकता है करके पहली बार, क्योंकि अमेरिका के 11/11 से उभरा नहीं था तब तक, और हिंदुस्तान में इतना बड़ा, उसने कहा कि ये इसके हाथ हमारे तक भी आएंगे, तो क्यों ना हम हाफिज को खत्म करें। बिल्कुल, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पॉइंट यहां से क्लियर हो जाएगा। तो अमेरिका ने डिसाइड किया कि हाफिज सईद को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करो करके, और US ने हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए किया, लेकिन चाइना ने अपने वीटो पावर का यूज किया और नहीं होने दिया। लेकिन अमेरिका यहां भी नहीं रुका। अमेरिका ने कहा कि घुस के हाफिज को मारेंगे। तो अमेरिका ने पहली बार एक प्लान किया, और उन्हें एक रेमंड एलन नाम के, एक जो उनका एक स्पेशल फोर्स का एक एक्स बंदा था, डेल्टा के लिए काम करता था, उसको पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर भेजा एक डिप्लोमेट पासपोर्ट के तहत, और इसका एक ही टारगेट था, हाफिज को मारना। हाफिज को मारना करके हाफिज के ऊपर कंटिन्यू सर्वेलेंस चल रही थी, और एक दिन एलन को बोल दिया जाता है कि हाफिज की लोकेशन पता है करके। तो रेमंड एलन क्या है कि अपने टारगेट को मारने के लिए मतलब US एम्बेसी से निकलते हैं, लेकिन जैसे वो US एम्बेसी से निकले तो ISI को पता चल गया। देखो एजेंसी कैसे काम करती है सर, ठीक है, ISI का भी कहीं ना कहीं तो नेटवर्क था। तो उन्होंने क्या किया कि वो हाफिज को मारे इससे पहले अपने 2 एजेंट रेमंड एलन के पीछे लगा दिए। और एक भीड़-भाड़ एरिया के अंदर क्या हुआ, 2 एजेंट रेमंड एलन के नजदीक पहुंचे, वो अपना गन निकाले, इससे पहले वो रेमंड एलन को शूट करते, रेमंड एलन ने उनको शूट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी एक स्पेशल फोर्स का बंदा था। तो जैसे उसने शूट किया तो पाकिस्तान की आवाम को लगा कि यार एक अंग्रेज ने 2 आदमियों को मार दिया करके, और आवाम, पाकिस्तान की जनता रेमंड एलन को मारने के लिए आगे बढ़ी। तो इतने में रेमंड एलन को सिचुएशन समझ में आ गई कि यार मेरा बचना मुश्किल है। उसने US एम्बेसी को सारी इंफॉर्मेशन दी, और US एम्बेसी क्या हुआ, उसी टाइम CIA के लोग रेमंड एलन की मदद के लिए निकले, और इत्तेफाक से एक तीसरा आदमी भी एक्सीडेंट में मारा गया एक गाड़ी से। और इतने में क्या हुआ, रेमंड एलन को कैसे भी करके पाकिस्तान की जो पुलिस है उसने अरेस्ट किया, और इसमें पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ा गुस्सा था। पाकिस्तान की पूरी आवाम रोड पर आ गई कि इसको फांसी दो करके। मैं आपको ये और बताऊंगा कि अगर लोग सर्च करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि यहाँ तक कि उस टाइम के जो वहाँ के विदेश मंत्री थे, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दे दिया था मीडिया को कि मैं कुर्सी छोड़ दूंगा लेकिन इसे फांसी में लटका के रहूंगा करके। ठीक है, ये सब सिचुएशन चल रही थी, और इसी के बीच में CIA को एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई जिसका वो कई सालों से वेट कर रहे थे। उनको पहली बार मिल गया इंफॉर्मेशन कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की धरती में है, और उसका एग्जैक्ट लोकेशन ये है।
अब आप देखो सर, अब आ जाता है हमारी वाली सिचुएशन में। बिल्कुल। अब एजेंसी क्या करती है, एजेंसी डिसाइड करती है कि CIA डिसाइड करती है कि सर हम अपनी एक फोर्स को भेज के जो सेम बिन लादेन को किल करते हैं, लेकिन अब वहां की बराक ओबामा या वहां की जो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, अगर हमने बिन लादेन को मारा तो हमारे रेमंड एलन को फांसी में चढ़ा दिया जाएगा करके। ठीक। अब आप पॉलिटिकल प्रेशर देखना सर, बिल्कुल। अब आप समझ रहे हैं ना, वो बोलते हैं कि जिसे हम कई सालों से ढूंढ रहे हैं करके, मतलब जिसे हम दुनिया के किसी भी कोने में मारने के लिए हम तब से वेट कर रहे हैं, आज जब वो हमारे सामने है हम उसे नहीं मार पा रहे। रीजन क्यों? क्योंकि हमारा एक एजेंट अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इस किलिंग से इतना बड़ा प्रेशर पड़ेगा कि पाकिस्तान रेमंड एलन को हाथों हाथ फांसी चढ़ा देगी, क्योंकि बिन लादेन को मारा है। क्योंकि भाई अब अपने देखो, सरकार को कुछ ना कुछ तो जनता को बोलना है ना, नहीं तो आम जनता बोलेगी यार क्या गवर्नमेंट हो करके, चलो हमारे देश के अंदर आके हमारे आदमी को मार दिया, हमारे देश में ऑपरेशन कर दिए, तुम कुछ नहीं कर रहे हो करके सरकार गिर जाएगी चीजें। तो होता क्या है, उन्होंने डिसाइड किया नहीं यार, चाहे बिन लादेन को हम मारे या नहीं मारे, लेकिन हमारा पहला टास्क क्या है, रेमंड एलन को बाहर निकालना। तो ये लगा लो आप कि उस केस के अंदर पहली बार पाकिस्तान के अंदर एक सरिया लॉ, आपको तो पता ही होगा, वो लाना पड़ा। और इस रेमंड एलन के केस में 27 एविडेंस थे, 27 गवाह थे जो रेमंड एलन के केस में थे, जो ISI ने मेन एक्यूज्ड बना रखे थे। और आज तक भी दुनिया में 21 आदमियों का कहीं पता नहीं चला कहाँ गायब है करके। ठीक है, आज तक मतलब वो पता नहीं कहाँ चले गए, जिनका आज तक कुछ नहीं पता। बाकी बचे 6 गवाह। तो 6 गवाहों को सरिया लॉ के तहत जो ब्लड मनी जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पैसा देके, हाँ, वो देते हैं, उनको देके रेमंड एलन को बाहर निकाला। तो रेमंड एलन को बाहर निकालने में 90 दिन लग गए अमेरिका को। तो जो ऑपरेशन 90 दिन पहले होना था, शायद दुनिया को ये नहीं पता, वो ऑपरेशन 90 दिन के बाद हुआ था सर। ओके, ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन 90 दिन पहले होना था। तो जब अमेरिका जैसा एक सुपर पावर देश अपने सबसे बड़े दुश्मन को मारने के लिए रुक गया, तो बहुत बड़ी चीज़ें, जियोपॉलिटिक्स बड़े लेवल पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आम जनता को नहीं पता होता। आम जनता तो हर रोज एक क्वेश्चन करती है कि भाई तुम दाऊद को क्यों नहीं मार रहे, तुम हाफिज को क्यों नहीं मार रहे, तुम मौलाना मसूद अजहर को। तो शायद जो समझदार लोग होंगे वो चीज़ें समझ जाएंगे कि जब अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मारने में डिले कर दिया तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। फाइन, लकी जियोपॉलिटिक्स पे आपने बात की, इसी पे आते हैं। अभी ट्रम्प ऑलमोस्ट US के प्रेसिडेंट हो गए, तो उनकी प्रेसिडेंसी में अभी जैसे वो अब इस टेन्योर में आएंगे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जियोपॉलिटिक्स पे और इंडिया पे, कंसिडरिंग के PM मोदी के एक तरीके से तो उनके अच्छे रिश्ते हैं PM, प्लस ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं है उनके टर्म में, उनके टर्म में पहले इशू भी आए। बिल्कुल सर। देखो, हम आ जाते हैं दोबारा की, हमें लगता है इस दुनिया में सर वॉर क्या है, आज वॉर चल रहे हैं, मैं सो वॉर ही बोलूंगा, डेली इजराइल और ये चल रहा है इनका, इराक का, या आप क्या कहते हैं रशिया का बोल दो, आप यूक्रेन के साथ बोलो। सर ये वॉर को जन्म कौन देता है? ये वॉर को जो जन्म देने की जो शुरुआत है वो दुनिया की एजेंसी जन्म देती है वॉर को। एक एजेंसी का टारगेट क्या है? अगर मेरे को कोई ये बोले कि यार, अगर मैं किससे बोलूं कि एक पुलिस का टारगेट क्या है सर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्रिमिनल, एक आर्मी वाले का टारगेट क्या है सर? टेररिस्ट। एक एजेंट का टारगेट पता है क्या होता है सर? बताएं। एक एजेंट के सिर्फ दुनिया में 3 ही टारगेट होते हैं, इससे आप समझ जाओगे। एक एजेंट का जो सबसे छोटा टारगेट होता है वो होता है एक बहुत बड़ा लीडर। एक बहुत बड़ा लीडर, सबसे छोटा टारगेट एक एजेंट का। जो सेकंड नंबर का टारगेट आता है एक एजेंट का, वो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना। एग्जाम्पल आप लिट्टे ले लो, आप ISIS ले लो, कोई भी। एक एजेंट का जो नंबर 1 टारगेट है वो होता है किसी देश को खत्म करना। अब आपके लिए शॉकिंग हुआ यार, देश को कैसे खत्म करेंगे करके। बिल्कुल, एक एजेंट का ये टारगेट होता है पूरे देश को ही खत्म करना। देश को कैसे खत्म करना? आज हमारे पड़ोसी मुल्क में एक सरकार चल रही थी, बांग्लादेश के अंदर चीजें जो भी है, एक नॉर्मल कई टाइम से एक अच्छी सरकार चल रही थी। तो कुछ एक वेस्टर्न के लोगों को लगाया, जिसको भी लगा कि यार ये सरकार उनके लिए फायदेमंद नहीं है करके। इस सरकार की वजह से क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध हो रहे हैं, व्यापार में हो रहे, चीजें हो रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर क्या है, जितने भी अपने नॉर्थ ईस्ट के जो भी बॉर्डर्स हैं, वहां कई सालों से शांति बनी बैठी है। ठीक है, तो इससे शांति बनी बैठी है, इससे क्या हो रहा है, हिंदुस्तान तो तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान इससे क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है। अब एक एजेंसी को टारगेट देते हैं, खत्म कर दो इस देश को। मेरी बात समझे सर? बिल्कुल। अब आप समझ गए होंगे, पूरे देश को खत्म। अब वो जमाना नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और आपके देश को गुलाम बनेगी। ठीक है, मैं ये बोलूं कि दुनिया को ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका देश गुलाम से भी बदतर है, उसको चला कोई और रहा है। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर उस देश की सरकार को कोई और चला रहा होगा, ये भी एक तरह की गुलामी होती है।
बिल्कुल ये भी एक गुलामी है कि आपके बच्चे 200 रुपये लीटर दूध पीएंगे, 100 रुपये केजी आटा खरीदेंगे। बिल्कुल, ये भी गुलामी है, लेकिन ये गुलामी आपको नजर नहीं आ रही कि चला कौन रहा है करके, बड़ी पीछे से चल रही होती है। पीछे से चल रही है। मतलब अब आप टारगेट समझ गए बिल्कुल, कि अब आप आते हैं कि जैसे आपने बोला ट्रम्प का, हम उसी पॉइंट पर आ जाते हैं ट्रम्प के ऊपर। सर देखो, मैं सिर्फ बात एजेंसी की करूंगा, एजेंसी से आप जियो पॉलिटिक्स भी समझोगे। बिल्कुल। एजेंसी में क्या है ना सर, एजेंसी जो है, एक एजेंट का दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता सर। ओके, अगर एक एजेंट से ये पूछो कि तुम्हारा कौन दोस्त है, तो बोलेगा सारी दुनिया मेरी दोस्त है। और अगर आप मुझसे ये पूछो कि यार तेरे दुश्मन कौन है, सारे तो सारी दुनिया मेरी दुश्मन है सर। तो इसका एक ही मतलब है कि मैं इस धरती में मेरे सिवा किसी पर विश्वास नहीं करता सर, किसी के भी ऊपर नहीं। अगर आपने मुझे पानी पीने के लिए दिया, अगर वो पानी मेरे आंखों से ओझल हो गया, तो मैं उस पानी को नहीं पीऊंगा सर। तो आप बोलते हैं कि ट्रम्प के आने से रिलेशन अच्छे होंगे, होने चाहिए सर। हम तो चाहें कि हमारा देश बहुत तरक्की करे। तो अब आपसे एक फिर मैं आप ही से क्वेश्चन बोलूंगा कि यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना, रशिया सॉरी, हाँ, बैठा है बगल में। तो यूएस आपका दोस्त, तो फिर रशिया आपका दुश्मन। एग्जैक्टली। अगर कहीं से फायदा तो कहीं से नुकसान। तो जो कुछ दिन पहले आपका दोस्त हुआ करता था, फिर वो आपका दुश्मन हो गया सर। तो इस दुनिया के अंदर अगर कि आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई दुश्मन नहीं है। देखो मैं आपको सिंपल तरीके से एक चीज बताऊं, बहुत छोटे तरीके से। एक मोहल्ला है, गांव घर का एक कॉलोनी है, वो कॉलोनी एक बहुत बढ़िया तरीके से जीवन अपना गुजारती है, बहुत सारे परिवार रह रहे हैं, सब खुशी। मतलब वहाँ एक परिवार का एग्जाम्पल लूंगा कि एक के घर में आज दबा के गाली गलौज शुरू हो गया। अब वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि बेटा तू क्या कर रहा है, पड़ोसी का बेटा इंजीनियर बन गया साला। ओके, मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरों के सुख से दुख होता है। मतलब उसको ये नहीं प्रॉब्लम कि उसका बेटा सही कर रहा है। आज उसके घर में इसलिए उछाल आ रखा है कि बेटा पड़ोसी के घर में क्या हो गया, एग्जैक्टली, इंजीनियर बन गया बेटा, तू क्यों नहीं बना। मतलब अरे पिताजी मेरी तो दिनचर्या से नहीं उसकी ज्यादा बेटर हो गई करके। मैं ये कह रहा हूं कि धरती के अंदर आपके पास खाने के लिए एक कुछ ना हो तब भी आपका चलेगा, लेकिन सामने वाला आपसे भी ज्यादा भूखा मरना चाहिए, है ना। आपको एक सूखी रोटी मिल जाए, बढ़िया है, वो फील होना चाहिए मैं उससे ऊपर हूं, मैं उससे ऊपर हूं करके। तो सर यही चीज है ऊपर। तो इस जियो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर कभी कोई किसी का दोस्त नहीं है सर, कोई दोस्त नहीं। आज आपको क्या लग रहा है, अगर मैं बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, बहुत सारे, बिल्कुल यही होता है क्वेश्चन है ना सर ये। लेकिन उन लोगों को मैं कि यार क्यों दुश्मन है, इस दुश्मनी के पीछे रीजन क्या है, कौन चाहता है दुश्मनी बनी रहे करके। चलो एक चीज और, जिस पाकिस्तान के टेररिस्ट के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, इतने महंगे वेपन्स कहां से आ रहे हैं उनके पास। आज ये भी छोड़ दो, जो यूक्रेन महज 7 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर आत्मसमर्पण कर सकता था, बिल्कुल, शायद सेकंड बर्थडे बनने वाला है यूथ का, बिल्कुल है ना, दूसरा जन्मदिन आने वाला है, कंटिन्यू कैसे वॉर कर रहा है सर। एग्जैक्टली, कोई तो है पीछे से सपोर्ट मिल रहा है, पीछे कोई तो है ना सर, वो सपोर्ट कौन कर रहा है सर। तो आप ये एजेंसी का सर, आपने गैलेक्सी ब्रह्मा कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर गैलेक्सी का किसी को नहीं पता, बिल्कुल, है ना। आप जाते जाओगे तो आपको एक नई गैलेक्सी कितनी सारी है, तो वही एजेंसी है सर। इन्फिनिटी कभी खत्म नहीं होगी है, कभी भी नहीं। बस आप उनसे एक ही क्वेश्चन पूछो, वो एक ही चीज बोलेंगे, देश प्रेम। फाइन, तो आप ये कह रहे हैं लकी कि मतलब अभी क्या होगा वो डिपेंड करता है कि एजेंसीज किस तरीके से आगे काम करेंगे, मतलब यही चीज उससे निकलती है सर। डिपेंड मैं नहीं, ये देखो सर, आपसे मैंने ये बोला कि चलो यूएस से हमें बेनिफिट होगा, अगर होता है तो कोई ना कोई नाराज भी होगा ना सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नाराज तो कोई ना कोई होगा। अब आपको किसको नाराज करना है सर, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। देखो इस देश के अंदर सर, कि अगर आप ये चाहो कि आप दुनिया में सबको खुश करो, ये पॉसिबल ही नहीं है सर। धरती के अंदर कोई ना कोई तो होगा जो आपसे नफरत करेगा। बिल्कुल, इस देश में हर कोई गांधी से प्यार करता था सर। एग्जैक्टली, किसी को गांधी पसंद नहीं थे, किसी को तो थे सर। तो आप मतलब आप ये कभी जीवन में नहीं सोच सकते कि 100% सही होगा सर, ये तो आने वाला कल बताएगा क्या होगा सर। फाइन, लेकिन ट्रम्प ये कह रहे थे अभी कुछ वक्त पहले कि क्या कहते हैं, मैं चाहूँ या मैं आऊंगा तो एक दिन मैं वॉर रुकवा दूंगा। अच्छा, बिल्कुल, मतलब ये स्टेटमेंट आया। उनसे ये पूछना चाहिए सर, CIA से ये पूछना चाहिए कि तुमने तो दुनिया में 59 देशों की सरकार गिरा दी सर। एग्जैक्टली, ठीक है, तुम ही थे जिन्होंने आज तक सारे मुजाहिदीन तैयार करे, तुम ही थे जिन्होंने तालिबान को तैयार किया, तुम ही थे जिन्होंने ISIS को तैयार किया। ठीक है सर, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि इस दुनिया के अंदर धरती में सबसे ज्यादा वॉर किसने जन्म दिया है सर, मैं बोलूंगा CIA एंड MI5 ने सर, जिन्हें पूरी दुनिया का रुख चेंज करके रख दिया सर।
ISIS ये लोग रेडी काम किसने करते किया थे सर? देखो इनके पास नए नए टोयोटा आया करते थे, सारे नए से नए वेपन इनके पास आया करते थे, सब चीज आती थी। कहाँ से बिल्कुल। आज यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कौन यूक्रेन को, अच्छा सर जब हम चलो पाकिस्तान बोल रहे हैं, चलो पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है, वो पैसा कौन दे रहा है? पैसा CIA दे रहा है ना। क्यों दे रहा है? क्योंकि तुम्हें यूक्रेन तक वेपन्स पहुंचाने, बिल्कुल, कि एक दिन में वॉर, यार क्यों नहीं रुक सकता? ये उसने गलत नहीं बोला सर, बिल्कुल गलत नहीं बोला। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं सर, जब एक दिन के लिए युद्ध रुक सकता है कि यार युद्ध रोको और हमारे लोगों को जाने दो, तो सारे जीवन के लिए भी युद्ध रुक सकता है सर। रुक सकता है, लेकिन यही है कि उनको फिर फायदा नहीं होगा। सर आपसे आपकी कोई भी दुकान है, कपड़ों की दुकान हो, मिठाई की दुकान हो, आप क्या चाहोगे सर? मिठाई लोग खाएं। आप चाहोगे कपड़े लोग पहने। यहाँ तक कि आपका हॉस्पिटल भी है तो आप डेली आरती उतारोगे, यार इमरजेंसी फुल रहे करके, भरा हुआ रहे, कम से कम 10-12 लोग तो ICU में पड़े रहे, ठीक है। तो जब आप हथियार बना रहे हो सर, आप क्या चाहोगे दुनिया के अंदर? सब हथियार बिके मेरे, हथियार बिके सर। एक छोटा सा गेम समझाता हूँ। होता क्या है कि मेरी एक आर्म फैक्ट्री है, एग्जाम्पल के लिए, मेरी है हथियारों की फैक्ट्री, और मैं किसी देश से बोलता हूँ कि यार मेरे हथियार ले लो, तो देश बोलता है यार मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे वहाँ बहुत अमन और शांति है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, तुम्हारे देश में अमन शांति है तो अच्छी बात है। अब मैं कहता हूँ एक काम करो यार, कुछ एक लोगों को कि मैं तुझे फ्री में हथियार देता हूँ, मैं फ्री में दे रहा हूँ हथियार। मैंने कुछ एक लोग इकट्ठे करे और मेरे जो वेपन जिनको बढ़ाने में पैसा लगा है, मैंने उनको फ्री में हथियार दिए, दबा के हथियार दिए और साथ में पैसा भी दे दिया। अब उन लोगों ने क्या कर दिया? तबाही मचाना शुरू किया उस देश में। अब वो देश मेरे पास आया, भाई हथियार दो। तो आप समझ गए टेररिज्म क्या है और कैसे हथियार बिकते हैं सर। बिल्कुल ही होता है। लेकिन एक चीज और भी है, लेकिन इसमें चलिए हथियार उन्होंने लिए और टेररिस्ट भी हैं, फाइन, लेकिन ऐसी आइडियोलॉजीज भी होती हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो टेररिस्ट तैयार करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर, ये तो गेम है ना। बिल्कुल। तो ये कैसे लोगों का माइंड मैनिपुलेट किया जाता है इन लोगों का? आप मतलब आपने देखे होंगे, ऑपरेशन आपने किए होंगे, इनोसेंट लोग भी होंगे, कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन इतने मैनिपुलेटेड, इतना दिमाग में कचरा होगा कि वो निकल नहीं सकेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि अगर आप हाफिज शहीद मौलाना मसूद अजहर इनके बारे में पढ़ो सर, इनके बारे में सुनो, तो मैं कहूँगा कि मौलाना मसूद अजहर तो फिजिकली अनफिट था जब उसने ज्वाइन करना चाह रहा था ऑर्गेनाइजेशन। कभी उसने किसी को किलिंग नहीं किया, लेकिन उनकी मोटिवेशन इतनी डेंजर है, वो लाखों लोगों के हाथ में हथियार पकड़ाने की ताकत रखता है सर। देखो कि दुनिया के अंदर आप ही हैं अभी, अगर मुझे आपके हाथ में हथियार पकड़ाना है ना, तो सबसे पहले तो मैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें पता करना शुरू करूंगा सर। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ही हैं अभी, आपका कोई इलाका है, बिल्कुल, और हो सकता है कि यार आज अपने इलाके के किसी विधायक से नाराज हो, किसी से, देखो दुनिया में हर कोई होता ही है किसी ना किसी से, बस मुझे उस पिन पॉइंट को पकड़ना है पहले तो। ठीक है, आप गए, आपके मोहल्ले के अंदर एक छोटी सी सड़क बननी थी, या आपके घर के बाहर एक बिजली का पोल नहीं था, कुछ भी XYZ, ठीक है, या आपके पास थोड़ी पैसों की दिक्कत थी, घर में कोई प्रॉब्लम थी, नहीं हुई, तो मुझे पता है कि यार ये आदमी काम का है करके, मुझे इसकी ज़रूरत और ये करेगा, सबसे पहले मैं आपकी ज़रूरत पूरी करूंगा सर। मैं आपके लिए पहले तो भगवान का रूप आ गया, क्योंकि डेली तो आप किसी का चक्कर लगा रहे थे जिसके ऊपर आप बहुत विश्वास कर रहे थे। आप इस समझना, आप मदद के लिए किसके पास जाते हो? जिसके पास आप विश्वास करते हो उसी के पास तो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक आदमी जैसे किसी को लगा यार कि उसके घर में चोरी हो गई करके, मतलब एक आदमी के घर में चोरी हो गई और वो पैसा उसने क्या कर रखा था, अपनी बेटी के दहेज के लिए, बेटे के पढ़ाई के लिए, किसी के लिए भी रखा हुआ था, एक गरीब आदमी के। अब वो लड़का गया और थाने में जाके रिपोर्ट करने लग गया, सर मेरे घर पर मैंने अपनी बहन की शादी के लिए 2 लाख रुपए रखे थे, वो किसने चुरा लिए। ठीक है, चलो ठीक है, पुलिस वाले बोलते हैं यार कल आना, वो कल आता है, परसों आता है, वो बेचारे के वो तो 2 लाख रुपए तो मिल नहीं रहे सर, वो डेली का आ भी रहा है, परेशान भी हो रहा है मेंटली, आप समझ रहे, क्योंकि उसकी जीवन भर की कमाई वही थी। अब लेकिन मेरा जैसा एक आदमी आता है और जिसको पता चलता है मुझे जरूरत है लोगों की, मुझे पता है कि 10 दिन बाद इसके घर में इसकी बहन की शादी है, शादी टूट जाएगी सर, वो अभी वो मदद मांगने किससे गया है सर? एग्जैक्टली पुलिस, वो पुलिस से गया है। उसके लिए पुलिस, देखो मदद मांगने आदमी उससे जाता है इसके बाद विश्वास हो, उसके लिए पुलिस भगवान थी उस टाइम कि ये मेरी मदद कर देगा करके। तो धीरे धीरे उसका पैसा नहीं मिल रहा है तो उसके अंदर नफरत किसके लिए हुई? पुलिस के लिए। और लेकिन मेरा जैसा आदमी आया और बोला बेटा एक काम कर, तो सबसे पहले अपने बेटे की शादी कर बेटा, तो अपनी बेटी की शादी कर यार, अपनी बहन की शादी कर। वो उसके लिए सर मैं दुनिया का भगवान हूँ उस टाइम। बिल्कुल, ऐसे में हेल्प किया, ऐसे में मैंने, लेकिन मैं उसके लिए क्या हूँ? एग्जैक्टली मेरे से बड़ा, मगर मैं उसको ये बोलूंगा तो अपनी गर्दन दे दे, वो गर्दन दे देगा सर।
मेरी बात समझे, मैंने उसको क्या दिया, पैसा दिया, उसके लिए मैं भगवान, अब मुझे उसकी गर्दन नहीं चाहिए सर। एग्जैक्टली। अब मैं पहली बार यहाँ से नफरत की बीज बोना शुरू करूंगा, ठीक है, वो यकीन करने एकदम करने लगेगा। मैं क्या बोलूंगा कि भाई एक एग्जाम्पल के लिए, यहाँ से पहली बार क्या होता है कि भाई इस सरकार ने तुम्हारी नहीं सुनी, बिल्कुल, ठीक है, क्या ये सरकार, ये देश इनकी जागीर है, बिल्कुल, है ना, इस देश में तुम्हारा भी बेटा उतना ही अधिकार है जितना उसका है। बिल्कुल। आज जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो लाल बत्ती की गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये बड़े बड़ी गाड़ियों में स्टार लगा के चल रहे हैं, ये देश भी तुम्हारा उतना ही है करके। सर ये एक मैं तरीका बता रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें कि हम कैसे ब्रेन वॉश होता है आदमी का। अब आप समझ गए तो कैसे सुसाइड बॉम्बर तैयार होते हैं सर, कैसे नफरत की आग पैदा होती है, कैसे लोग अपने शरीर में एक्सप्लोजिव लगा के आ जाते हैं। ये तो तरीका इंस्टीट्यूट होते हैं इसके। कल आप मुझे ही बोलो, अगर आप टेररिज्म बोलो तो टेररिज्म है क्या सर? मैं हर एक को बोलता हूँ कि टेररिज्म क्या है, टेररिज्म भी एक बिजनेस ही है। बिल्कुल। लकी अभी आपने कहा सरकारें भी गिरा देते हैं देश की दूसरी कंट्री। हमने एक एग्जांपल बांग्लादेश का देखा, पाकिस्तान में इमरान खान निकल गए। इमरान खान का ये कहना था कि उनकी देश की जो सरकार है वो यूएस गिरा, उन्हें खुला कहा कि लेटर में कराया था, ये सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किस तरीके से चीजें होती है, गवर्नमेंट किस तरीके से गिरती है? और दूसरी चीज ये भी बताएं कि आर्मी वहां की कैसे कंट्रोल करती है उनके देश को। दो चीजें, किसी भी देश की गवर्नमेंट को जब एक एजेंसी को टारगेट दिया जाता है गवर्नमेंट को गिराने का, पहले कोई एजेंसी क्यों गिराएगी सर गवर्नमेंट को? हाँ ये भी बात है। पहला क्वेश्चन तो यहां से आता है यार, क्या पड़ी है किसी को कि इस देश की गवर्नमेंट को गिराया जाए करके? तो सबसे पहले दिमाग में पहली बार क्लिक कब आता है कि किसी देश की गवर्नमेंट को गिराने का? पहला क्या है कि सपोज करो कि जिस देश की गवर्नमेंट को हम गिरा रहे हैं, पहले तो क्या वो डायरेक्ट आपका दुश्मन तो नहीं है? पहले अगर डायरेक्ट दुश्मन है तो सब तो चीजें खत्म हो गई फिर तो, ठीक है, कि अब दुश्मन है तो यार ये तो दुश्मन है तो इसको तो गिराना ही पड़ेगा, ठीक है। वो भी कैसे? क्योंकि जो आपका जो दुश्मन है या वो आपका दुश्मन नहीं भी और आपके दुश्मन देश को सपोर्ट करता है तो भी इनडायरेक्ट तरीके से उसका दुश्मन है। अब हम देखते हैं कि सरकार को क्यों गिराना है। पहले तो मैंने आपको बताया क्यों गिराना है। जो वहां की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट आपके फेवर में नहीं है। मैं कैसे, मैं जो टी शर्ट पहन के आया हूँ, ये टी शर्ट मैं बनाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, लेकिन पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोलता है कि लक्की बिस्ट की टी शर्ट पाकिस्तान में नहीं बिकेगी भाई। अरे सर मैंने अरबों रुपए लगा दिए एग्जाम्पल के लिए, अब इन टी शर्टों का करूं क्या? बिल्कुल ठीक है, अब मुझे तो टी शर्ट बेचनी है ना सर, तो लेकिन इमरान खान मेरी टी शर्ट नहीं बेचने दे रहा। अब मैं चाहूंगा इस इमरान खान को हटाना है पहले कैसे भी करके। सेकंड, फिर हम एक लीडर, जो हमारे को पता होता है कि एक लीडर है, हम हमारी एजेंसी, आप हमारे पहली बार अब यहाँ से एजेंसी का काम शुरू होता है सर। अब एजेंसी को बोला जाता है इमरान खान की सरकार को गिराओ। अब एजेंसी यहाँ से जाती है, पहले देखते हैं कि इमरान खान की सरकार को कैसे गिराएं। गिराने के लिए दूसरा कोई ना कोई तो चेहरा होगा जिसे सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, अब वो उनके सपोर्ट में है या नहीं है। हम एक चेहरे के पास जाते हैं, उस चेहरे को बोलते हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर तू बनेगा करके, मेरी टी शर्टें बिकेंगी, बिल्कुल बिकेंगी करके। ठीक है सर, अब मेरी टी शर्टें बिकने के लिए मुझे उसे प्राइम मिनिस्टर बनाना है। मैं एक एग्जांपल टी शर्ट का दे रहा हूं। एग्जैक्टली, हम टी शर्ट नहीं बेच रहे हैं, हम टी शर्ट नहीं बेच रहे, लेकिन ठीक है, इस टी शर्ट की जगह बहुत चीजें हो सकती है। तो हमें उस आदमी को अगला प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटरनेशनल लेवल पर हीरो बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हम पूरी मीडिया खरीदते हैं सर। पूरी की पूरी मीडिया को खरीदा जाता है, दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट को खरीदा जाता है और उसको हीरो बनाया जाता है पूरी दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने ऐसा पेश किया जाता है कि यही आपका मसीहा है। ठीक है, और उसको डाउनफॉल करना शुरू कर देते हैं सर। जो प्रेजेंट लीडर है उसकी हर कमी को दुनिया को दिखाना शुरू करते हैं। एक मीडिया का रोल भी इसमें आ जाता है हाईली लेवल पर सर। ये आप 1947 से देख सकते हैं कि कैसे यूएसएसआर मैनेज करता था पूरा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं इमरान की गवर्नमेंट पर। हम इमरान की गवर्नमेंट में ये चीज ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कौन इमरान से खुश नहीं है इसी की गवर्नमेंट में। वो भी, वो आपने बात बताई थी, वो लोग ढूंढेंगे जो खुश नहीं है, जो खुश नहीं। अब मैं उन्हीं को ढूंढूंगा ना जो खुश नहीं है। मुझे पता है कि इमरान की गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो खुश नहीं है लेकिन काम कर रहे हैं। अब हम उन लोगों को टारगेट करते हैं। ठीक है, उन लोगों को टारगेट करते हैं, उनको अपने भरोसे में लेते हैं। अब हमें क्या मिल गया, विभीषण मिल गए हैं लंका के अंदर। अब वो हमें इमरान की हर वो इंफॉर्मेशन देते हैं जो हमें पता है, जो हमें नहीं भी पता थी। ठीक है सर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और ऐसी इंफॉर्मेशन भी जिससे इमरान का डाउनफॉल आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑपरेशन है, मैं क्या बताऊं। तो हमने उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया, वो लोग भी हमारे किस्म आ गए,
पक्ष में आ गए करके, ठीक है। तो आपने एक आदमी को धीरे धीरे क्या कर दिया सर, उन्हीं के लोगों को लेना शुरू कर दिया, वहां की पूरी। अब अभी भी हम लोग इलेक्शन नहीं करते, बिल्कुल, अभी भी हम लोग गवर्नमेंट नहीं गिराते हैं। जब हम क्या करते हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं वो ग्राउंड पर रिसर्च वर्क करना शुरू कर देती है कि अब कितने लोग मेरे आदमी के पक्ष में आ गए करके। तो अभी एजेंसीज की रिपोर्ट आती है कि सर अभी भी नहीं आए, अभी टाइम नहीं आया है, 30% ही। हम बोलते नहीं अभी भी सरकार नहीं गिरानी है करके, चला इलेक्शन होंगे तो दोबारा इमरान गिर जाएगा करके, ठीक है। तो हम और वेट करते हैं, एक सरकार को गिराने में सालों लग जाते हैं सर, कभी कभी 10 साल 15 साल भी लग जाते हैं, 20 साल भी लग जाते हैं सरकारों को गिराने में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें, और कभी कभी 2 साल में भी सरकारें गिर जाती हैं। तो जब बहुत सारे सिनेरियो, बहुत सारी मतलब अब इसमें आप हनी ट्रैप से लेकर एवरीथिंग सब कुछ मान लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कई बार इस इमरान की जितनी भी फंडिंग होगी या इनके लीडर्स की जितनी भी फंडिंग होगी, उन सब फंडिंग को विदेश में ही रोक दिया जाता है, ठीक है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण भी आपको समझाऊंगा कैसे करके, कैसे इजराइल ने एक देश को ही खत्म कर दिया था करके। तो अब फिर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है कि अभी इमरान का बिल्कुल डाउनफॉल हो गया है सर, इसके पास पैसा भी नहीं है, लोग भी इसके पक्ष में नहीं है, ठीक है। ये सही टाइम है इलेक्शन कराने का, कट से सरकार गिरा के इलेक्शन कराया जाता है और अपने आदमी को खड़ा किया जाता है सर। बिल्कुल, इस तरीके से चीजें। और ये एक नॉर्मल बताया, इसके बीच में धमाके भी होंगे, लोग भी मरेंगे, वो एक सेकेंडरी है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कई कई जगह धमाके भी होंगे, लोग भी मरेंगे। लोग किसके खिलाफ भड़केंगे सर? लोग तो प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ भड़केंगे ना यार, कि धमाके हुए हैं तो जिम्मेदारी तो आपकी थी ना। बिल्कुल। तो कई बार तो सिचुएशन ऐसे होते हैं जिनको फॉल्स ऑपरेशन भी कहा जाता है सर। ये फॉल्स ऑपरेशन क्या होता है? अपने ही लोगों को मरवा देते हैं सर। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अभी पाकिस्तान ने एक फॉल्स ऑपरेशन किया, अपने ही लेफ्टिनेंट कर्नल को मरवा दिया सर, और नाम किसके ऊपर लगा दिया? बलोच आर्मी के ऊपर। अच्छा, क्योंकि उन्हें बलोच के खिलाफ एक्शन करना है ना। अब एक्शन कैसे करेंगे? अपने ही लेफ्टिनेंट कर्नल को मारा और बोला कि बलोच ने मारा है करके, और एक्शन बलोच के ऊपर किया। तो मतलब मैंने आपको बोला सर कि ये वो गैलेक्सीज की जितनी परतें खोलोगे कभी खोल ही नहीं पाओगे, कभी खोल नहीं पाएंगे। आप एक इजराइल के किसी देश के एग्जांपल बता रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ कि इजराइल को एक देश के बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन को ख़त्म करना था। तो इजराइल को पता था कि ये जो बिजनेस टाइकॉन है ये पूरे एक मिलिटेंसी ग्रुप को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया सर? इन्होंने दुनिया में बहुत सारी अपनी कंपनीज खोली। इजराइल ने बहुत सारी कंपनीज खोलने के बाद उस बिजनेस टाइकॉन से मिले और उसको बोले कि हम भी आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं करके, ठीक है। हम आपको आप हमारी कंपनी के साथ इन्वेस्ट करो और हमारी कंपनी के साथ आपको इतना बेनिफिट होगा। तो उस बिजनेस टाइकॉन ने क्या किया, उन कंपनियों के बारे में पता किया। तो रियल में ऐसा 2-3 दिन की तो बात थी नहीं, इजराइल ने पहले ही पूरे एस्टेब्लिश कर रखे थे अपनी कंपनी। तो उस बिजनेस टाइकॉन को लगा कि यार कंपनी पावरफुल है, इनके साथ मुझे बिजनेस करके बहुत फ़ायदा होगा। और उस बिजनेस टाइकॉन ने उन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के साथ इजराइल ने उसे दबा के प्रॉफिट दिया, बहुत प्रॉफिट दिया। वो बहुत खुश हुआ, उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिला करके। फिर उसने क्या किया, और दबा के पैसा फंड लगाया बहुत। फिर सेकेंड टाइम भी इजराइल ने उससे इतना प्रॉफिट दिया उतना सोच नहीं सकता था। तीसरी बारी उसने अपना 90% पैसा लगा दिया और इजराइल गायब हो गया सर। बिजनेस टाइकून खत्म हो गया, खत्म कर दिया उसे सर। पूरा प्लान चलता है खत्म, तो बहुत लंबा प्लान चलता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं सर। आप सोच भी, आदत डालो, पहले आप आदत डालो। एक कहावत है ना कि अगर किसी को बोलते हैं, एक क्वेश्चन और बहुत सारे लोगों का, कि यार कोई भी देश किसी मिलिटेंसी ग्रुप के साथ क्यों सीज फायर करता है? हाँ एग्जैक्टली, ये भी सवाल आता है। एक सवाल कि यार भाई सीज फायर कर दिया, तुम आतंकवादी को, तुम गोली नहीं चला रहे हो, तुम आतंकवादियों को पैसा भी दे रहे हो। तो ये भी एजेंसीज के ऊपर हम लेके आते हैं सर। एजेंसी का काम क्या होता है? अभी आप हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? मिलिटेंसी फैला रहे हैं, इंसर्जेंट फैला रहे हैं करके। हम आपके पास आते हैं, हम बोलते हैं सर बैठ के बात करते हैं ना। आप बोलते हो नहीं, हम बोलते हैं बैठ के, आपकी मांग हम मांग रहे हैं ना। तो आप बोलते हो कि भाई ठीक है। तो मैं बोलता हूँ सर कि हम आपके ऊपर फायर नहीं करेंगे, आप भी हमारे ऊपर फायर मत करो। आपको जगह चाहिए ना, हम आपको जगह देते हैं। हमने आपको एक जगह दी, आप सिक्योर। हम बोलते हैं कि सर हम आपके कैंप के नज़दीक भी नहीं आएंगे, आपको जो करना है करो, लेकिन कुछ एक शर्तें हमारी भी मान लो उसके लिए।
हम आपकी इतनी शर्तें मान रहे हैं, हमने आपको कैंप दे दिया रहने के लिए, आप रहो, जो आपने करना है करो, हम आपके नज़दीक नहीं आएंगे। लेकिन कुछ एक चीज़ें हमारी भी मान लो। तो आप बोलते हो, आप बोलोगे क्या? मैं बोलूँगा सर आप एक काम करिए, अब आप रिक्रूटमेंट बंद कर दो। बिल्कुल नहीं, रिक्रूटमेंट कम कर दो। तो आप और हम बोलेंगे सर और टैक्स कलेक्शन करना बंद कर दो लोगों से। तो आप बोलोगे टैक्स से तो हमारा धंधा चलता है। हम बोले हम पैसा देंगे ना सर, पैसा हम दे रहे हैं आपको। तो उनको लगता है यार कि ये पैसा दे रहे हैं। मैं बोलता सर आपके जितने लोग हैं आप लोग बताओ ना, आपकी फौज के अंदर या आपके जो भी आप जिसको आप अपनी आर्मी बोलते हैं, आप इंसर्जेंट ग्रुप है, चलो आप भी अपने आप को अपनी आर्मी बोलते हैं ना, आपके सपोज करो 1000 लोग हैं, हम बोलते हैं सर 1000 लोगों को हम दे रहे हैं ना तनख्वाह, 1000 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए है कि लेकिन आप एक आदमी नहीं बढ़ाओगे आगे। तो बोलते हो ठीक है, अब आप भी बिल्कुल यार कि हम आगे नहीं बढ़ाएंगे करके, तो आप भी उस शर्त को मान लेते हो। ये दुनिया की एजेंसीज करती हैं, तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ अब क्या हो गया, हम आपको पैसा दे रहे हैं सर, ग्रोथ से भी बहुत बड़ी चीज, ओके, आप डेली आदत डाल रहे हैं बैठ के खिलाने की। आप किसी इंसान को कहते हैं ना कि एक बाप अपने बेटे को हमेशा गाली देता है, या एक पत्नी अपने पति को गाली देती है, साले तो कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं कर, क्योंकि उसको आदत हो गई है घर में खाने की सर। अब वो चाहकर भी कल अगर उसको लड़ाई करनी होगी तो रूटीन टूट चुका है। वो पहले जंगलों में रहता था, ठीक है, वो डेली चलता था 20-20, 25-25 किलोमीटर, ठीक है, ऑपरेशन करने की उसकी आदत थी। अब वो कई सालों से बैठ के खा रहा है सर, तोड़ दिया। तो बहुत लंबी, हम ज्यादा डिटेल पर नहीं जाएंगे, हम सरफेस पे बता रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं जो उसकी वजह क्या होती है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मतलब जैसे अभी मैं पूछ रहा था, उसको एक्सटेंड करूंगा कि कोई ऐसा बंदा मिला हो जो टेररिस्ट है और वो फिर बाद में सरेंडर उसने किया हो यार, और ये सब चीज, तो वो कोई एक एक्सपीरियंस शेयर करें? बहुत सारे, मतलब मैं आपको ये भी बोलूं कि बहुत सारे, अगर आप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, या JNK की STF में चले जाओ, आप वहाँ के SOG में चले जाओ, बहुत सारे मिलिटेंट जो आज देश के लिए काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। अब नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, सच्चा इंडियन आर्मी हो, इंडियन आर्मी के साथ मिलकर काम करते हैं। आप वहाँ की एक मणिपुर की एक बहुत अच्छी पुलिस फोर्स है। अगर आप मुझसे पूछो कि हिंदुस्तान की मुझे एक सबसे डेंजर पुलिस फोर्स कहाँ से, किसकी लगी सबसे डेंजर, तो मैं बोलूँगा मुझे मणिपुर कमांडो से डेंजर इंडिया में कुछ नहीं लगता सर। उनसे खतरनाक मेरी नज़र में कोई भी नहीं है, इतने डेंजर हैं वो लोग। कैसे लगी? मतलब मणिपुर का जो एक मिलिटेंट, जो एक इंसर्जेंट है, वो जितना आर्मी से नहीं डरता, उससे ज्यादा काम जाता है मणिपुर कमांडो से सर, क्योंकि मणिपुर कमांडो में 99% टेररिस्ट हैं, सलेंडर है सारे के सारे। ओके, तो लोग काम करते हैं। मतलब जब एक इंसान के समझ में आ जाता है उनका गलत यूज हो रहा है करके, बिल्कुल गलत यूज हो रहा है, उन्होंने वेपन, देखो सर एक लाइन का ही तो फर्क है, एक लाइन का ही फर्क है कि देखो वेपन तो मैंने भी उठाया ना सर, वही काम इधर हो रहा है, वो इधर, लेकिन मैंने वेपन अपने देश के हित में उठा रखा है, उन्होंने देश के खिलाफ उठा रखा है। सिर्फ सोच का फर्क है, सोच बदलनी, जिस दिन सोच बदल जाएगी आप सही रास्ते पर आ जाओगे। लकी, अब हम बात करते हैं अपने ट्रम्प पे आए थे, हम कनाडा की भी बात करते हैं, जियो पॉलिटिक्स को हम थोड़ा टच कर रहे हैं। तो कनाडा आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, और वहाँ के जो गवर्नमेंट है बड़े मतलब आरोप हम पे लगा रहे हैं कि जी हमारे एजेंट्स हैं वहाँ पे। तो क्या कनाडा में हमारे एजेंट्स होते हैं? सर देखो, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि दुनिया के अंदर हर देश के अंदर स्पाई होते हैं। मैं इस चीज़ से डिले नहीं करूँगा कि क्या कनाडा के नहीं होंगे सर, क्या CIA के नहीं होंगे, क्या MI5 के नहीं होंगे, MSS के नहीं होंगे, मोसाद के नहीं होंगे, ISI के नहीं होंगे, FSB के नहीं होंगे, होंगे तो सबके ही ना सर, सबके होंगे। लेकिन ये कहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे देश के अंदर जो किलिंग्स हो रही हैं वो हम ही मार रहे हैं। दूसरा क्या है सर, वहाँ के जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एक चीज़ क्लियर पता है। एक चीज़ क्या है कि अगर मैं इन लोगों का साथ दूंगा खालिस्तानियों का, तो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है सर। बिल्कुल, मेरी बात समझ रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि भाई तुम मेरे लिए इतने प्यारे हो कि मैं हिंदुस्तान से दुश्मनी ले लूंगा। एग्जैक्टली, वो कह रहे हैं कि मुझे तुम चाहिए, हिंदुस्तान नहीं चाहिए, ये सिर्फ इलेक्शन तक, क्योंकि तुम्हारा वोट मुझे चाहिए। तो उनको क्या लग रहा है यार, एक ऐसा लीडर है जो हिंदुस्तान से दुश्मनी लेने के लिए रेडी है, क्योंकि उसको अपने वोट चाहिए सर। कह रहा है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं करके। एक तो बड़ा गेम है सर, बड़ा लेवल का गेम। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और जब देखो कोई भी मिलिटेंट हो, खालिस्तान एक मिलिटेंट, तुम्हारे को भाई एक अलग खालिस्तान चाहिए। दुनिया में तुम्हारे बहुत दुश्मन है यार, हम ही मार रहे हैं इस चीज का। बिल्कुल, इस चीज का क्या प्रूफ है कि हम ही मार रहे हैं करके? अगर इतना ही बड़ा एविडेंस है तो आप एविडेंस दो ना सर। हाँ, लेकिन आप अगर हमारे देश के अंदर हजारों किलोमीटर दूर बैठा के टेररिज्म फैलाओगे तो आप दुनिया के किसी भी कोने में होगे, आप मारे जाओगे सर। बिल्कुल, मतलब ये काम करोगे एक शांति की जगह में, आप हमारे इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं सर। इस देश, आपकी वजह से हमारे देश के अंदर इनोसेंट लोगों को नुकसान हो रहा है। आप आए दिन धमाका कराते हैं, आप 16 साल के बच्चों के हाथ में वेपन पकड़ाते हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आपको कोई फूलों की माला पहनाएगा? फाइन, लेकिन किसी ऐसे मिशन पे भी आप गए हैं
इस तरीके के कि कहीं ऐसा हुआ कि हाँ ठीक है टारगेट को एलिमिनेट करना है बिकॉज वो टेररिज्म फैला रहा है हमारे कंट्री में? नहीं, बहुत सारे एक सीक्रेट एजेंट का यही काम है लाइफ के अंदर, है ना। देखो कि अगर आप मुझसे पूछो, अगर आप कि ये काम ही है हमारा, मतलब इसी चीज़ के लिए बने हैं सर, यही चीज़ की ट्रेनिंग है। जैसे कि कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे से कि यार कि भाई वहाँ तो आर्मी ने फायर मार दिया करके। यार मैं बोलूँ यार, मैंने कहा एक बात बताओ भाई, तुम स्कूल या कॉलेज के बाहर जब वो करते हो, दंगे करते हो, तो पुलिस क्या करती है? लठ मारती है ना, क्योंकि उनको लकड़ी दी है ना सर। बिल्कुल, उनके हाथ में एक उन्हें लकड़ी दी है तो उनका काम वो लकड़ी का करते हैं सर। जब एक सोल्जर के हाथ में एक असल्ट राइफल दी है तो वो काम करेगा ना। तो सामने वाला मजबूर ना करे कि उसे गोली चलाना पड़े सर। जो आदमी जिस चीज़ के लिए बना है, अगर सपोज करो सर मैं किसी भी देश के अंदर, या जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि हमारे देश के अंदर शांति बने रहे, तो उन्हीं को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को बनाया है सर। तो उसमें कोई नया नहीं है। तो अगर बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यार तुमने लाइफ में कितने ऑपरेशन करे करके, वो सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। तो मैं ये लोगों से एक बार मैंने एक ने मुझसे पूछ लिया, वो तो टीचर थे। मैंने कहा सर आपने ब्लैक बोर्ड में कितनी बार लिखा है करके? तो बोले यार ये क्या, मैंने मेरा काम है लिखना। तो भाई उनका बोला यार मतलब लिखना, मतलब मेरा यही काम है सर, हर दिन मेरा ऑपरेशन। तो भाई मेरे को सरकार लोगों के टैक्स का पैसा दे रही है यार। कोई मतलब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं सर, हमारी जो दुनिया में एक टैग लाइन है कि जो सरकार का जो पैसा है ना वो बहुत कड़वा है सर, नमक। उसकी कीमत बहुत मुश्किल है, अगर उसको आप गलत लोगे तो वो आपके बोन्स को भी गला देगा। एक कहावत है ना सर कि नमक अगर आप आदमी की बॉडी के ऊपर डालो तो आदमी की बॉडी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो वही इस देश के टैक्स का पैसा है सर, अगर आप उसका सही से नहीं निभाओगे तो ख़त्म कर देगा आप पूरी आपकी पूरी बॉडी को। क्योंकि हज़ारों लोगों का सर टैक्स का पैसा आपको मिल रहा है। एक भरोसा है ना सर, सिक्योर रखना, सेफ रखना पूरी कंट्री को। बिल्कुल। देखिए अभी आपने काफ़ी एजेंसीज का नाम गिना, जब हमने कनाडा की बात की, तो आपकी नज़र में, क्योंकि आपने दुनिया देखी है और हर मतलब इतने सारे ऑपरेशंस आपने किए, प्लस हर एजेंसी से भी आपकी कॉन्टेक्ट रहे होंगे ऑफिशियली एंड ऑफिशियली, तो इसमें आप ये बताएं कि इस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी कौन सी है? सर दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी अगर आप बोलो जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है सर, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि यार मेरे लिए सबसे पावरफुल एजेंसी MSS। ओके। अब लोगों को नहीं लगता कि यार कि क्या चाइना तरक्की नहीं कर रहा है सर? बिल्कुल कर रहा है। तो चाइना की भी तो अपनी एजेंसी है सर। बिल्कुल। बस कुछ लोग सर दुनिया में कभी रिवील ही नहीं कर पाते कि उन्होंने दुनिया में क्या किया है क्या नहीं। कुछ लोग रिवील करते हैं कि आपको क्या लगता है लोगों को, हमारा यूथ बहुत बारी मुसाद की बातें सुनता है, दिन रात मुसाद के बारे में काम करता है। अगर उन्होंने एक बार हमारे RNW के ऑपरेशन सुनने लग गए, उन्हें पता चला कि हमने इस दुनिया में क्या क्या किया है ना सर, तो दुनिया के सारे एजेंसीज को भूल जाएंगे। देखो हर एजेंसी अपने आप में वो है सर, मैं कभी किसी एजेंसी को बड़ा छोटा, देखो आप अगर मुझसे बोलें कि यार हर आदमी अपना काम कर रहा है सर अपने लेवल पर, अब छोटा सा आप ISI को बोलो, मैं बोलूँ यार आप अपने दुश्मन को कभी कमजोर समझ ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। आप एनिमी को कभी कमजोर नहीं समझ सकते, नहीं कह सकते मैं पावरफुल और वो बिल्कुल। तो आप एक चीज मुझे ये बताओ सर, आप दो सोल्जर में आपको अगर मैं एक बोलूं कि यार एक हमारा सोल्जर या एक US का सोल्जर या एक पाकिस्तानी सोल्जर या कोई भी, आप दोनों सोल्जरों में से कब कंपेयर कर ही नहीं सकते सर। सोल्जर है सर, सही कह, ना आप कभी कंपेयर थोड़ा कर सकते हो दो सोल्जर में से सर। हाँ ये चीज़ है यार, कभी किसी को मौका मिल गया, आप जैसे आप जर्नलिज्म करते हैं, कोई खबर आपको मिल गई सर, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जर्नलिस्ट को नहीं आता सर। एग्जैक्टली। आपकी किस्मत अच्छी थी, आपका लक अच्छा था कि आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल गई सर। वो उस वक्त आपका टाइम था, सर उस टाइम आपका वक्त था। तो इससे ये कहीं प्रूफ नहीं होता कि उसको जर्नलिज्म नहीं आती। तुम शुक्र अदा करो उस ईश्वर का कि तुम्हें खबर पहले मिल गई। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी आप बात कर रहे थे तो आपने इस बीच में कहा कि क्या कहते हैं, अगर रॉक RNW का मतलब हमारी जो इंडिया की एजेंसी है उसके बारे में लोग पढ़ें, जितने ऑपरेशन उन्होंने किए तो दूसरों को भूल जाएंगे। तो आपकी जो नई बुक आ रही है, आई थिंक उसमें भी आप कुछ ऑपरेशन लिस्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा टीज कीजिए। और आई थिंक आप ही पहले एक ऐसे बंदे हैं, ऐसे शख्स हैं जिसकी दूसरी बुक आ रही है, सीक्वल आ रहा है। सीक्वल सर, चलो ये तो ईश्वर की, मतलब भगवान ने इतना दिया, मतलब मैंने जितना मांगा उससे भी बहुत ज़्यादा दिया। तो अभी जस्ट दिसंबर में आ रही है, तो उसमें भी मेजर ऑपरेशंस हैं सर। मैं एक एक लाइन में बताऊंगा कि अगर सारे ऑपरेशंस के बारे में, तो एक नॉर्थ ईस्ट का एक ऑपरेशन है उसमें कि यार एक नॉर्थ ईस्ट में एक मिलिटेंट ग्रुप के एरिया कमांडर को, एक इंसर्जेंट को जो एक डेंजर एरिया कमांडर था, उसको हम लोग कैसे ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ख़त्म करते हैं। और वो आज भी, वो लड़का 2024 में भी हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी कोने में होगा, वो कैसे आज भी हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा है।
ओके है ना, जो कभी बिल्कुल मतलब जिसने कई हिंदुस्तान के कई आर्मड फोर्स के लोगों को नुकसान पहुंचाया, एक पूरा उसके ऊपर डिटेल है। एक नॉर्थ ईस्ट का ऑपरेशन है, पहला सर्जिकल स्ट्राइक जो म्यांमार के अंदर घुस के Exactly. पूरे क्या कहते हैं, जो 8 ग्रुप्स ने एक अम्ब्रेला बनाया था, उल्फा मतलब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट साउथ ईस्ट एशिया, उसको कैसे ब्रेक किया गया, कैसे मतलब उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म किया गया, उस अम्ब्रेला को तोड़ा गया। एक कैसे अगला एक ऑपरेशन की कैसे हमने पाकिस्तान के जो मैंने आपको जस्ट अभी जो बताया सेम कि इस जाली करेंसी के नेटवर्क को ख़त्म किया। नेक्स्ट उसके अंदर आपको एक चैप्टर मिलेगा कि हमारे एक इनोसेंट नेवल ऑफिसर को पाकिस्तान ने एक स्पाई बना के अपने देश के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, कुलभूषण यादव सर को, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। और पाकिस्तान ने तो कोशिश करी कि उनको सजाए मौत दे करके, तो उसको हमने इंटरनेशनल कोर्ट पर जाके हमने उसको रुकवाया। तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक एलिगेशन लगाया हमारे ऊपर कि पाकिस्तान का एक कर्नल गायब है करके, है ना, पाकिस्तान का एक कर्नल को हम लोगों ने गायब किया है। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर उसके ऊपर भी है। लेकिन अगर वो लोग भी, मेरे भी बहुत सारे पॉडकास्ट पाकिस्तान में देखते हैं, बहुत सारे मेरे पास ट्वीट भी आते हैं, तो मैं ये भी बोलूँगा कि अगर वो देख रहे होंगे तो यार देखो कि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं सर, हमेशा, मतलब हमेशा हम कभी पहल नहीं करते, वो मैं कहने वाला था। तो लेकिन अगर हमारे किसी भी आदमी को थ्रेट होता है, जो भी तुम्हारी जेलों में है, अगर तुम हमारे किसी भी आदमी को थ्रेट करते हो तो तुम ये कभी मत बोलो कि तुम्हारा भी आदमी दुनिया में कहीं ना कहीं है रखा हुआ। तो एक ये रहा। और एक नॉर्थ ईस्ट का एक भी एक अच्छा ऑपरेशन रहा कि कैसे हमारे कमांडर को ख़त्म कर दिया। मतलब हम एक ऑपरेशन में गए थे करके, हम एक ऑपरेशन में गए और उस ऑपरेशन के अंदर हमारे कमांडर मारे गए, कैसे उसके बाद हमने उन मिलिटेंट को ढूंढ ढूंढ के ख़त्म किया, पूरा का पूरा ग्रुप ख़त्म किया। एक चैप्टर उस पर एक है। और एक चैप्टर है अपने देश का, तो नाम नहीं बताऊंगा मैं, कि इस देश के अंदर जाके हम एक कैसे एक स्पाई से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वापस लेके आते हैं। जबकि इस चैप्टर के अंदर ये था कि पहले उस स्पाई को ये बताया गया था कि हमने उस तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी कि एक RNW का एसेट आ रहा है करके, तुझे इस एसेट को कैप्चर करना है कैसे भी करके, तुझे इसे हनी ट्रैप करना है, ठीक है। जबकि वो गेम भी हमारा था। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि एक शतरंज है, शतरंज के दोनों साइड के जो मोहरे हैं वो दोनों हमारे ही थे। तो ये अलग अलग ऑपरेशन है सर, तो इस बुक में लोगों को पढ़ने को मिलेगा। रॉ हिटमैन 2 नाम है बुक का। रॉ हिटमैन 2 सर। एंड लकी कब तक आएगी? दिसंबर में आ रही है सर, इसी दिसंबर में मतलब शायद सेकेंड वीक। अभी जस्ट डेट डिसाइड हो जाएगी कि US में कब पब्लिश होगी, फिर UK में, फिर इंडिया में। तो विद इन मतलब दिसंबर के अंदर इंडिया के अंदर पब्लिश हो जाएगी सर। फाइन। लकी कुछ मूवीज भी आप कर रहे हैं सर? अभी आप जब उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जब से मैंने छोड़ा है तो मैंने कहा कि यार मैं लिख ही लूँ करके, बाकी तो कोई काम आता नहीं है, तो तब से लिखने की कर रहा हूँ। तो एक मैं 1955 में एक बहुत इंडिया का पहला टेररिज्म अटैक हुआ था, अगर एशिया के अंदर सबसे बड़ा टेररिज्म अटैक, जो एक कश्मीर प्रिंसेस निक नेम नाम का एक प्लेन के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था, उसके ऊपर मैं पहले इसको सीरीज़ लिखी थी मैंने, सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। फिर बाद में आमिर खान प्रोडक्शन हाउस को पिच किया, तो उसको एक फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर रहे हैं। एक मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को छुड़ाने के लिए, इस हिस्ट्री में एक ही घटना है कि पूरी की पूरी जेल को हाईजैक करा एक लड़की ने, एक 24 साल की लड़की ने, जो इंडियन आर्मी में नर्स हुआ करती थी। उसका बॉयफ्रेंड जेल के अंदर चला गया था, जो कहते हैं कि लोग वो सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम करता था करके, ठीक है, और उसमें अंडरवर्ल्ड भी शामिल था उस टाइम। तो उस लड़की ने डिसाइड किया भाई मैं अपने बॉयफ्रेंड को जेल के अंदर नहीं मरने दूंगी, और इस दुनिया में दूसरा इंसिडेंट ही नहीं है, और उसने जेल हाईजैक करी और निकाल के ले गई। एक इस पर भी मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ, जल्दी सुनने को मिलेगा। एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, लेजेंड डायरेक्टर, तो उनका तो अपने बिल्कुल गुरुजी जैसे ही, अब्बास मस्तान सर, आपने नाम सुना होगा, उनके साथ भी मैं एक क्राइम थ्रिलर पिक्चर कर रहा हूँ सर। और जस्ट आपके अभी स्टूडियो में आने से पहले ही जस्ट उनका फ़ोन भी आ ही रहा था, तो उनके साथ भी ये मैं एक बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ जो भी लोगों को देखने को मिलेगा। और एक जी के साथ भी मेरा चल रहा है अभी, जी को मैंने एक सीरीज़ दे रखी है। तो अभी जैसे बॉम्बे पहुँचता हूँ, ये हाफिज़ के ऊपर है, जो पाकिस्तान में हाफिज़ के ऊपर एक सुसाइड अटैक हुआ था, तो उस पर एक सीरीज़ लिखी हुई है। और पहला इंडिया का पहला स्नैपर भी लिखा है मैंने, फर्स्ट स्नैपर, अभी तक हिंदुस्तान में स्नैपर नहीं बना। और दुनिया के अंदर बॉम्ब के ऊपर आज तक कोई सीरीज़ नहीं बनी है पूरे वर्ल्ड में, एक पिक्चर बनी है। तो देन इंडिया के अंदर पहले बॉम्ब की सीरीज़ भी मैंने ही लिखा है सर। तो ये शायद सारे प्रोजेक्ट आने वाले दर्शकों को अगले साल तक देखने को मिलेंगे।
बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है लकी, जिस तरह से आपकी बातें वायरल होती हैं मैं देखता हूँ। मतलब मान लीजिए जिसको मैंने बताया कि आज लकी से बात करेंगे पॉडकास्ट में, तो उनको सब पता है, वो शॉर्ट्स में देखते हैं आपको, वो रील्स में देखते हैं, वो यूट्यूब पे 2-2 घंटे की लगातार पॉडकास्ट देखिए, बिना पॉज करके बताने में देखिए लगातार। तो इस तरीके से होपफुली कि जो भी आपकी मूवीज आएंगी उनको भी इतना प्यार लोग देंगे, और ऑफ कोर्स देंगे, देश के लिए आप काम कर रहे हैं। लोगों ने बहुत प्यार दिया सर, मतलब जितना मैं डिजर्व करता था शायद उससे भी बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल ये इंडिया की जनता है जी, मतलब आप काम करें देश के लिए तो बिल्कुल प्यार बहुत मिलता है। लेकिन उसी चीज़ पे हम वापस आते हैं। आपने भी एक जिक्र किया कि इस लड़की ने हाईजैक किया, बीच में हनी ट्रैप का भी जिक्र किया, तो उसी से रिलेटेड आपसे एक सवाल करूंगा कि जैसे कोई एजेंट है, रॉका एजेंट है, सीक्रेट एजेंट है, दूसरी एजेंसीज जब आइडेंटिफाई अगर कुछ ऐसा कर लेती है, अब नहीं भी करती, तो एजेंट्स को ट्रैप करने में क्या क्या तरीके वो इस्तेमाल करती है? सर देखो, किसी भी दुनिया का कोई भी एजेंट हो, 3 ही चीज़ है सर। अगर 3 चीज़ को अगर आप लाइफ में अपनी लाइफ से दूर करते हो तो आपको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगा नामुमकिन तो दुनिया में कुछ नहीं है सर, लेकिन 99% आप सेफ हो। आप लाइफ के अंदर लालच को बिल्कुल ख़त्म कर दो अपने जीवन से। दूसरा नशा सर, दुनिया का कोई भी नशा, देखो नशे में मैं यही नहीं बोलूँगा दारू यही नशा नहीं है, नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है सर। आपको दुनिया में नशा छोड़ना पड़ेगा, आपको लालच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई लड़का एजेंट है या कोई लड़का एजेंट है तो दुनिया में हमेशा गर्ल्स से डिस्टेंस बनाकर रखे, लड़की एजेंट है तो एक बॉयज़ से डिस्टेंस बनाकर चले, तो उसको ज़िंदगी में हनी ट्रैप करना या कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है। ये 3 चीज़ें उसे अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर इन 3 चीज़ों में से भी वो एक भी चीज़ उसके पास है तो मौत हमेशा उसके साथ है सर। बिल्कुल। तो वही आप चाणक्य के ऊपर आ जाओ सर, सेम वही प्रोसीजर स्टार्ट करती है, साम दाम दंड भेद, बिल्कुल वही आज भी चल रहा है। दुनिया की हर एजेंसी इसी पैटर्न को फॉलो करती है सर आज भी। कोई ऐसा केस लकी जिसमें कोई हनी ट्रैप हुआ हो, आपकी नज़र में आया हो, आपके साथ मतलब रहते हुए कोई ऐसा केस आपकी नज़र में आया? सर देखो, नहीं हनी ट्रैप तो इंडिया में तो बहुत हुए हैं सर। अगर मैं एक साउथ के IPS हुआ करते थे जो RNW के लिए काम करते थे, उस टाइम LTT के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे थे, तो श्रीलंका बेल्ट उन्हीं के कंट्रोल में था। तो एक CI की एजेंट उनसे आकर मिली एक अलग कवर ID में आके, और उनकी एक अच्छी दोस्ती हुई उनसे, और अच्छी दोस्ती होने के बाद उसने अपनी एक और दोस्त से उनकी दोस्ती करा दी सर। तो एक एयर होस्टेस थी, एक्चुअल में थी एयर होस्टेस लेकिन काम CI के लिए करती थी, CI की एक एजेंट थी। फिर उन जो IPS थे जो RNW के लिए काम करते थे, उनकी दोस्ती उससे भी हो गई सर। उन्होंने अपने सारे इनपुट सीक्रेट उन तक पहुंचा दिया। तो एक लड़की का हनी ट्रैप ये रहा है। अगर आप हमारे एक रविंदर नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जो लास्ट में नेपाल टू अमेरिका पहुंच गए और 2011 में एक एक्सीडेंट में CI ने उनको मरवा भी दिया सर। तो बहुत सारे केसेस होते हैं। देखो हनी ट्रैप, देखो आदमी को एक जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हनी ट्रैप के बाद भी रीज़न क्या होता है सर। हनी ट्रैप करने के बाद क्यों ना भी करना चाहे तो आदमी को डर लगता है यार मेरी वीडियो, या तो सुसाइड करे, या तो सुसाइड ही करेगा ना सर, या तो सुसाइड करेगा, मजबूरन उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा उसले। तो मैंने आपको यही बोला कि एक स्पाई के लिए दुनिया के अंदर ये 3 चीज़ें उसे अवॉइड करनी ही पड़ेगी सर। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको जो पहली बात पर आपको बोला, स्टार्टिंग में भी आपको मैंने बोला, जो एक स्पाई होगा दुनिया में वो लाइफ में सिर्फ विश्वास खुद पर करेगा। उसका दुनिया में कोई दोस्त नहीं होगा, कोई दुश्मन नहीं होगा सर, ठीक है। और उसके सारे दोस्त भी होंगे और सारे दुश्मन भी होंगे। लेकिन आप बता रहे हैं कि इस तरीके से रहना पड़ता है, बिल्कुल अकेले में चीज़ें होती हैं, तो पार्टी वार्टी करते हैं आप कुछ? अरे सर ज़िंदगी में मैंने पार्टी आज तक एक ही बारी पार्टी करी है अपनी लाइफ में। अच्छा। और वो भी जब करी थी जब मैं पहली बार मुझे जॉब मिली और जॉब मिलने की मुझे खुशी हुई। तो ज़िंदगी की एक ही पार्टी थी सर। उसके बाद मुझे लाइफ में मैंने कभी पार्टी नहीं करी। तो मुझे पार्टी अब वैसे अगर मेरी खुशी के लिए जैसे पार्टी, मेरी नज़र में पार्टी वही है सर कि यार मैं अपनी पार्टी कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों के साथ, वो पार्टी है। लेकिन मैं बहुत सारे कवर IDs में रहे तो वहाँ वो पार्टी एक मिशन का पार्ट है, वो काउंट नहीं होती। वैसे अगर आप बोलो तो वैसे बहुत सारी है, लेकिन जो मुझे अपनी खुशी के लिए लगना चाहिए यार कि आज मैं पार्टी करूँगा, तो मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी पार्टी कब करी थी। वो याद है यार जब मुझे जॉब मिली थी तब मैंने एक पार्टी करी, उसके बाद मैंने आज तक कभी पार्टी नहीं करी सर। फाइन। छुट्टी वुट्टी का क्या रहता है? छुट्टी सर मिल जाती है, जैसे सेम कैजुअल लीव भी हमारी है ही, कैजुअल लीव मिलती है, एनुअल लीव भी मिलती है। तो उसमें अपने परिवार वालों के साथ, अपनी रिश्तेदारी में उतना टाइम ही हुआ, 15 दिन महीने भर की मिली साल के अंदर, तो उसमें अपने परिवार वालों के साथ ही रहा सर। देखिए जैसे रिलेटिव्स भी होते होंगे, रिश्तेदार भी होते होंगे, सबसे मिलना जुलना, तो उनसे भी क्या थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी ना निकल जाए या कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाए? नहीं बिल्कुल डेफिनेटली। देखो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको नुकसान कौन पहुँचाएगा दुनिया में? करीब का आदमी जो आपको जानता होगा सर। हमारी दुनिया में एक चीज़, अगर दुश्मन को मारना हो ना, मैं ये लोगों को ये बोलूँगा, अगर तुम अपने दुश्मन को मारना चाहते हो पहले अपने दुश्मन को जान लो,
दुनिया का कोई भी आदमी अपने दुश्मन को तब तक नहीं मार सकता जब तक वो अपने दुश्मन को जान नहीं लेगा। तो दुश्मन को थ्रेट देने के लिए उसको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम दुश्मन को जानोगे कैसे जब तक तुम उसके नजदीक नहीं पहुंचोगे। तुम उसके नजदीक कैसे पहुंचोगे? कोई ना कोई तो तुम उसके नजदीक पहुंचाएगा, तो तुम्हारा नुकसान वही करेगा जो तुम्हारे नजदीक है। तो आपको हमेशा, मुझे दुनिया में दुश्मनों से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है अपने दोस्तों से, अपने नजदीक वालों से। बड़ा अलग सिनेरियो, मतलब वही एक एजेंट है तो उसकी लाइफ बिल्कुल अलग है। लकी आप मतलब पीएम मोदी के साथ भी रहे, जब पीएम सीएम थे उस वक्त में गुजरात के, तो कितने दिन आप रहे और वो एक्सपीरियंस कैसा था वो शेयर सर? मैं एक्चुअली जब मैं एनएसजी कवर में हुआ करता था तो मुझे कई वीआईपीज के साथ रहने का मौका मिला, उसमें इंक्लूडिंग उस टाइम के चीफ मिनिस्टर मोदी सर भी थे। तो 92 डेज में उनके साथ रहा। बाकी जैसे ऐसा नहीं है कि मैं अपने साथ एक काम करने गया सर। मेरे लिए उस टाइम जैसे सपोज कि जैसे मैं राजनाथ सर के साथ था, तो मेरे लिए जैसे राजनाथ सर से मोदी सर, अडवाणी सर, सेम ही। तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा क्या होता है, हर आदमी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग पर्सनैलिटी अलग है। तो पीएम नरेंद्र मोदी, उनकी एक खासियत है सर, वो भी कभी लीव नहीं लेते सर। मैंने उन्हें कभी छुट्टी करते हुए नहीं देखा, जिसकी वजह से जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी सरकारी विभाग के लोग हैं वो इस चीज से बहुत परेशान। ये सर आपका लीडर ही जब छुट्टी नहीं लेगा तो आप क्या करोगे? कल आप अपने ऑफिस में टाइम से आ जाओ तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपका जूनियर कभी लेट आएगा करके। ठीक है, चाहे आपका जूनियर आपके पीछे 100 गालियां देगा आपको कि असल कभी तो बीमार हो जाए, कभी तो नए कुछ करता है करके। तो मैंने उन्हें कभी लाइफ में लीव में लेते हुए नहीं देखा सर। ठीक है, मैंने उन्हें हमेशा वर्क करते हुए देखा। और ज़्यादातर मैंने जब तक उन्हें मैंने देखा कि उनका जो भी फोकस टोटल अपने गुजरात के लिए था, और शायद आज टोटल फोकस इंडिया के लिए है सर, क्योंकि पीएम बनने के बाद तो अभी एसपीजी कवर में है। फाइन। लकी आप पीएम मोदी के साथ, उस वक्त के सीएम मोदी के साथ कहीं गए, जिस तरीके से आप सिक्योरिटी कवर देते हैं, कोई एक्सपीरियंस आपका हो वो शेयर करेंगे? एक्सपीरियंस, अब एक एक्सपीरियंस तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि रहना तो उनके साथ, जब भी वो घर से निकलते थे दोबारा उनको घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी अपनी थी सर। क्योंकि मैं मोबाइल सिक्योरिटी में एनएसजी कवर की तरफ से मेरा काम भी वही था कि जब भी नरेंद्र मोदी सर अपने गेट से जैसे ही बाहर निकलेंगे, ठीक है, जब फर्स्ट लॉग बुक आप लोग एंट्री करेंगे, लॉग बुक मतलब सेम कि जैसे गेट से बाहर निकले दोबारा गेट के अंदर तक छोड़ने की जिम्मेदारी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए, 24/7 और उन्हीं के साथ में रहना था। तो बहुत बारी मैं उनके साथ रहा। तो एक एक्सपीरियंस मैंने बहुत बताया कि मैं उनके साथ एक बार गया, जस्ट नज़दीकी अहमदाबाद में एक प्रोग्राम था, तो मैं उसी प्रोग्राम के हिसाब से गया। मैं अभी आपके यहाँ आया हूँ तो मुझे पता है मैं थोड़ी देर में चला जाऊँगा, तो मैं उसी हिसाब से आया हूँ एक ही ड्रेस में। तो वैसे ही मैं भी उनके प्रोग्राम में गया और 1 घंटे का प्रोग्राम था, तो एक ही ड्रेस में थे, एक ही जूते। तो वहीं से मेरे को पता चला कि यार यहाँ से बाहर जाना है करके। अब सर मैंने आपको क्या बोला कि गेट से ला के दोबारा गेट तक छोड़ने की जिम्मेदारी। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं उनको छोड़ के ड्रेस लेने जाऊँगा करके। तो थोड़ी देर के बाद मैं उनके साथ गया और मैं 17 दिन के बाद वापस आया हूँ सर। वो एक्सपीरियंस रहा था कि मैं एक ही ड्रेस में, एक ही कपड़ों में 17 दिन तक उनके साथ था सर। जहाँ भी रात को जिस भी हम लोग स्टे करते थे, मैं रात को उन कपड़ों को धोने के बाद प्रेस करके सुखाता चीज़ें। बस मेरे लिए एक ही चीज़, मुझे मतलब सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं हो रही थी उस टाइम, दिक्कत हो रही थी मुझे कपड़ों की। मेरे पास कपड़े नहीं थे दूसरे। अगर सिविल कपड़े होते तो यार मैं कहीं से भी परचेस कर लेता। वो मेरे सरकारी कपड़ा था, जो मेरा ड्रेस था, जो एनएसजी मतलब ब्लैक कैट कमांडो का जो ड्रेस होता है, उस ड्रेस के अंदर था। तो मेरे लिए वो बहुत दिक्कत थी। मेरा ध्यान ज़्यादा अपनी ड्रेस में जा रहा था, मेरा ड्रेस शाम को क्या करना है करके। तो रहा एक्सपीरियंस सर। लगी कभी किसी मतलब कहीं जा रहा हो, कोई भी वीआईपी इसको हम कह रहे हैं, और जो असल में वीआईपी है उनके साथ आप हैं एज एन एनएसजी कमांडो, तो कुछ मिसहैप ऐसे में क्रिएट हो जाए तो उस रोल में आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं? देखो सर, जब भी देखो, मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको दोबारा जाता हूँ कि जब मैं एक कमांडो का रोल प्ले करता हूँ तो मेरा टास्क उस टाइम है एक मिलिटेंट। जब मैं स्पेशल फोर्स के साथ ऑपरेशन करता हूँ तो मेरा टास्क एक मिलिटेंट है। जब मैं एक स्पाई का टास्क करता हूं तो मेरा काम है इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना। ठीक है, जब मैं RNW का एक सीक्रेट एजेंट या हिटमैन बनकर जाता हूं तो मेरा काम है एक एनिमी को टारगेट करना। अब मैं आ जाता हूं दोबारा से हम अपनी सिक्योरिटी के अंदर। जब मैं एक सिक्योरिटी कर रहा हूं तो मेरा काम नहीं, अगर उस बीच पर कोई भी सिचुएशन आ जाती है या कोई भी एक इंसिडेंट होता है तो मेरा काम इस टाइम क्या है, मेरा काम नहीं है एनिमी को मारना। मेरा काम है अपने प्रोटेक्टिव पर्सन, जिसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं, उसको वहां से लेके जाना। अब मेरा टास्क चेंज हो जाता है सर। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं अभी किसी का बॉडीगार्ड या उसका सिक्योरिटी ऑफिसर बन के उसके साथ चल रहा हूँ।
उसके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, अगर सपोज करो कोई भी मिलिटेंट, कोई भी एंटी एलिमेंट्स, कोई भी आदमी उन्हें नुकसान पहुंचाता है, मेरा काम इस टाइम क्या है? उस आदमी को मारना मेरा काम नहीं है सर। मेरा काम क्या है कि अपने जो प्रोटेक्टिव पर्सन है या जिसको मैं सिक्योर कर रहा हूं उसको वहां से लेके जाना। अब यहाँ टास्क मेरा चेंज हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन वैसे ये टास्क आप बता रहे हैं कि चेंज हो जाता है, लेकिन क्या ऐसी चीज भी आती है, बिकॉज ये इंस्टेंट रिएक्शन होता है, आई थिंक इसकी आपको प्रैक्टिस होगी हर चीज को, बिकॉज लेकिन कभी ऐसा होता है कि यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ, ये बंदा इसको तो मैं कर सकता हूँ। मैंने आपको बोला ये सर, यही चीज है। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रेंड आदमी, एक आम लड़के में यही फर्क है सर। देखो क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ, मैं रास्ते के अंदर जा रहा हूँ, बहुत बार इंसिडेंट होता है, कोई भी XYZ, अगर अभी मेरी गलती ना भी हो, कभी होता है मार्केट के अंदर आदमी किस प्रेशर में आता, गाली देके चला था, भाई ये क्या कर रहा है, मेरा काम नहीं है उसको रिप्लाई देना यार सर, है ना। आदमी इतना मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, क्विक एक्शन लेने का। मेरे को पता है कि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, मुझे इस टाइम क्या करना है, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया करने के लिए, मेरा काम कुछ और है अभी। बिल्कुल। मेरा काम क्या है सर? मेरा काम है कि मैं जिसको सिक्योर, जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है, मैं उस जिम्मेदारी को दे के आऊं। एक एग्जांपल ले, मैं कोई इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने जाता हूं, मैं कहां पर गया हूं, किसी भी मुल्क में गया हूं, किसी भी देश में गया हूं, मेरा काम है एक आदमी के ऊपर सर्वेलेंस रखना, ठीक है, और उसके बारे में जो भी इनपुट मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं अपने सीनियर, अपने अगले को पास आउट करूं और मेन जगह तक पहुंचाऊं, ये मेरा काम है। और सपोज करो कि उसी के बीच में मुझे एक और आदमी मिल जाता है जो मेरा दुश्मन है या मेरे देश का दुश्मन है, तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा टारगेट वो नहीं है सर, आज मेरा काम कुछ और है। और मैं आपको बताऊं कि एक स्पाई, एक एजेंट दुनिया में, या मैं एक वक्त में अपने जीवन में एक ही काम करता हूं सर। ये है फोकस कर रहा है मेरा, ये फोकस है कि मैं अपने जीवन में एक टाइम में एक ही काम करूंगा। आज मैं अगर लिख रहा हूं तो मैं सब लिखता हूं सर। आज मुझे फिल्म लिखनी है तो मुझे सिर्फ फिल्म लिखनी है, वेब लिखनी है। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ 2 दिन से, मुझे सिर्फ पॉडकास्ट करने में सिर्फ वही काम कर रहा हूँ सर। मैं अपने एक टाइम में मैं 2 काम नहीं करता हूँ कभी भी सर। फाइन। लकी, आपने बताया भी एजेंट्स वाली बात और किस तरह से सिक्योरिटी आप देते हैं। मैंने ये सुना है कि जब ओबामा इंडिया आए थे, उनका जो सिक्योरिटी कवर था उसमें भी कुछ आपका रोल था सर? उसमें एक्चुअली जब शायद 2010 7 नवंबर के आसपास ITC होटल में वो रुके थे, यहाँ पर मौर्य ITC होटल, तो हैदराबाद हाउस में उनका एक प्रोग्राम था। तो उस टाइम एक्चुअली क्या होता है, उनके साथ US की डेल्टा फोर्स थी अपनी खुद की, तो एज ए स्नैपर मैं उनके साथ एक डिटेल था। एज ए स्नैपर मेरा काम था कि जब हैदराबाद हाउस में उनका प्रोग्राम चल रहा हो, उसके दौरान क्या, उस पूरे प्रोग्राम को स्काई जोन में सेफ रखना। मतलब इसके बीच में मेरे को एक ही टास्क था उस टाइम, सीधा ऑर्डर्स थे ऊपर से कि इसके बीच में अगर तुम्हें कोई भी रडार, कोई भी ड्रोन, कोई भी फ्लाइट, कुछ भी नजर आती है, उसको गिरा दो। तो उस टाइम मेरा जो टास्क था वो था स्काई को सेफ करना पूरा का पूरा। तो एक ग्लोबल लीडर, एक बड़े लीडर जो दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी थे, उनको, और मुझे उस पर एक एक्सपीरियंस मिला कि कैसे US आर्मी या उनके स्नैपर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उन्हें समझने का, उनको मतलब कि है सब सेम ही, लेकिन एक वर्क करने का तरीका क्या है वो। सीधा सच्चा सवाल, दाऊद जिंदा है या नहीं सर? दाऊद मर भी, सर देखो, जब दाऊद मर भी जाएगा तो 10 साल 15 साल तक दुनिया के किसी भी आदमी को नहीं पता चलेगा कि दाऊद मर चुका है। उसके पीछे 2 रीजन सर, बताएं। पहला रीजन तो यह है कि पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि दाऊदी इब्राहिम पाकिस्तान की धरती में। तो यही बात है। पहला रीजन तो ये हो गया। अब हम इस रीजन को साइड कर देते हैं, तो हम दूसरे रीजन के ऊपर आते हैं। दाऊद क्या है सर? दाऊद है एक सोने की चिड़िया, ठीक है, जिसका नेटवर्क पूरे एशिया के अंदर फैला हुआ है, जो पूरे एशिया के अंदर इलीगल काम करता है, और जो पूरे एशिया के 2 नंबर का पैसा पाकिस्तान आर्मी तक पहुंचाता है, ठीक है सर। अब एग्जाम्पल के लिए दाऊद उनका मेन बॉस हो गया, और दाऊद के नीचे एक पूरी 100 लोगों की चैन है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जो 100 आदमी दाऊद के लिए काम करते हैं एशिया के अलग अलग देशों में। उनका काम है अपने बॉस को पैसा देना, ठीक है, और वो पैसा कहाँ जा रहा है? सीधे ISI के पास या पाकिस्तान आर्मी के पास पैसा जा रहा है। दुनिया के, चाहे वो एक्सटॉर्नेशन मान लो, फिरौती मान लो, क्रिकेट की बैटिंग मान लो, सट्टा मान लो, वुमेन ट्रैफिकिंग मान लो, कुछ भी मान लो, उसका सारा पैसा दाऊद के पास जा रहा है। और सपोज करो कि दाऊद मर जाए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को तो पैसा आ रहा है ना। बिल्कुल। पाकिस्तान आर्मी कभी ये नहीं बोलेगी दाऊद मर गया, क्योंकि बॉस मर गया तो 100 लोग पैसा देना बंद कर देंगे। वो कहेंगे भाई अब तो हम राजा बन गए करके।
तो आप समझ रहे हैं कि सेकंड रीजन क्या है कि उसके मरने के बाद भी 10-15 साल तक उसको जिंदा इसलिए रखा जाएगा क्योंकि उस पैसे की चैन को नहीं रोकेंगे वो लोग। तो ये वजह रहती है, मतलब वही आप सही कह रहे हैं कि अगर वो मर भी जाएगा तो किसी को पता नहीं लगेगा, किसी को पता At least लगने नहीं 10-12 देंगे साल सर। तक नहीं पता 10-12 साल तक मैंने आपको बोला ना सर। Exactly. अच्छा आप ही मेरे को आपके लिए बोलता हूँ कि सपोज करो कि कोई आपको डेली आगे 100 रुपए दे के जा रहा है, मैं आपको बोलता हूँ कि यार डेली बोलता है कि एक काम करना है यार, ये पीछे एक मंदिर है, इस मंदिर में 100 रुपए चढ़ा देना, या कोई भी दरगाह है चढ़ा देना। आपको डेली मिल रहा है और पता चले वहां से एक दिन मंदिर हट गया, लेकिन फिर भी आप क्या चाहोगे दुनिया को बताना? आप तो नहीं बोलोगे ना यार कि भाई तो ये 100 रुपए का नोट मत चढ़ा कि मंदिर चेंज हो चुका है। आप चाहोगे यार जब तक आ रहा आने दो करके, पता लगेगा ठीक है, लेकिन जब तक एग्जैक्टली बताओगे नहीं आप हाँ बोलोगे मंदिर है करके, बस बात खत्म। तो वही मैंने आपको सिचुएशन वहां बता दी सर, वो उस पैसे की चैन को नहीं रोकेंगे। फाइन। लेकिन एक चीज पाकिस्तान से रिलेटेड और आती है कि हम देख रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान जो पीओके है, जो हमारा कश्मीर कब्जा में है पाकिस्तान के, उसमें बहुत सारी आवाजें उठने लगती है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे अभी भी चल रहे हैं। तो अक्सर ये भी बात आती है हमारे यहाँ से, बहुत सारे लोग बोलते हैं दिस इज द टाइम टू रीगेन दैट पोर्शन। तो कौन सा टाइम सही होता है? देखो सर, ये मतलब देखो, ये कहना बहुत ईजी है बाहर बैठकर कि यार ये टाइम सही है, ये टाइम गलत है करके। आप सर किसी भी देखो, किसी भी देश के अंदर, ये देश, हम देश पर आते हैं पहले, अब मैं आपको नीचे से समझाता हूँ। आपका घर है सर, बिल्कुल आपने अपना घर बनाया है, आप अपने घर को किसी को दूसरे को कब्जा करने दोगे सर? बिल्कुल है, मैं सिर्फ आपके घर की बात बता रहा हूँ। आपने घर बना रखा है, उसके लिए आप लड़ने मरने के लिए आ जाओगे सर। आप किसी देश की कई किलोमीटर की जमीन को इतना आसान नहीं होता लेना सर, बिल्कुल है ना सर। आप जब अपना 2000 5000 1 एकड़ की जमीन देने के लिए मरने के लिए रेडी हो जाओगे, गोली खाने के लिए रेडी हो जाओगे कि मैं जमीन का टुकड़ा नहीं दूंगा, और आप बाहर बैठ के बात करते हैं यार ये हजारों किलोमीटर की जमीन लेके आ जाओ करके। तो ग्राउंड पर बात करें ना सर, देखो बात करें रियल ग्राउंड के ऊपर। बिल्कुल चीज़ है। लकी एक मैं स्टोरी और सुना था आपसे रिलेटेड, या तो आपकी पॉडकास्ट में शायद मैंने देखी, कि कैसे इंडियन जो आर्मी थी या इंडियन के जो इंटेलिजेंस यूनिट था, उसने सियाचिन पे जो अटैक उधर से हो सकता था पाकिस्तान का, उसको थॉट किया। उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को एक्चुअली क्या होता है, देखो मैंने आपको अभी भी यही बोला था थोड़ी देर पहले कि कोई भी देश अगर दुनिया में तरक्की कर रहा है तो वहाँ की इंटेलिजेंस की वजह से। अगर किसी देश के अंदर कोई अटैक हुआ है, टेररिज्म हुआ है, वो देश का हिस्सा उसके से चला गया, तो वो उसकी इंटेलिजेंस की वजह से, दोनों फेलियर की वजह से। ठीक है, मैं आपको अपनी इंटेलिजेंस का फेलियर भी बताऊंगा और अपने देश की तारीफ भी करूंगा। 19 चाइना वॉर, ठीक है, अगर चाइना वॉर पर हम बात करें तो चाइना वॉर्स पर हमारे पास एक बहुत बड़ी इनपुट, हमारी मिस्टेक थी। हम ये समझ रहे थे कि यार चाइना के पास एयरफोर्स बहुत मजबूत है करके, जबकि ऐसा नहीं था। अगर हम उस टाइम हमारे पास सही इनपुट होती और हम अपने एयरफोर्स का यूज़ करते तो शायद हम उस वॉर को नहीं हारते सर। लेकिन एक ही इनपुट हमारे पास नहीं थी, क्या नहीं थी? कि उनकी एयरफोर्स कमजोर है करके। हमें ये लगा कि यार हम एयरफोर्स का यूज़ करेंगे तो चाइना एयरफोर्स का यूज़ करेगा करके। ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा हमारे इंटेलिजेंस का। अब हमारी इंटेलिजेंस की एक तारीफ कि हमारे सीक्रेट सर्विस को एक इनपुट मिलता है, और ये इनपुट मिलते ही, इनपुट क्या था? इनपुट यह था कि यार पाकिस्तान ने 50,000 लगभग जूतों का ऑर्डर किया और एक ड्रेस का ऑर्डर किया है जो कम से कम -20 डिग्री टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं करके। अब यार पहली बार इंटेलिजेंस का माथा कनक गया। यार चलो 2-4 हो तुम, अगर कहीं जा रहे हो, सपोज करो चलो तुम एक ट्रेनिंग भी करा रहे हो, अगर आप पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो यार आप 2 4 5 10 100 150 ड्रेस लोगे आप, ठीक है। लेकिन आप 50,000 जूतों का ऑर्डर दे दिया और 50,000 आपने ड्रेस का ऑर्डर दे दिया करके, मतलब इतना बड़ा क्या करने वाले हैं भाई? बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब ऐसी कौन सी जगह हो गई कि तुम -20 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर पर जाने के लिए तैयार हो? तो दिमाग खनका कि यार एक ही जगह है जिस जगह को पाकिस्तान कैप्चर करना चाह रहा है, वो कौन है? सियाचिन। ठीक है, जबकि पाकिस्तान ऑर्डर दे चुका है। अब जब पाकिस्तान ऑर्डर दे चुका है तो अब इतनी जल्दी तो हम भी एक्शन नहीं कर सकते सर। अब जब जिसको टाइम लग रहा है, क्योंकि सेम सिचुएशन तो हमारे साथ भी है ना भाई। अगर आपको मैं ये बोलूं कि यार आपको जैसलमेर में जाना है, 50 डिग्री टेम्परेचर वहां पर चल रहा है, तो आप उस हिसाब से इक्विपमेंट बनाकर जाओगे। अगर दूसरा नहीं जा पा रहा तो आप भी तो नहीं जा पाओगे। हमें भी वो चीज चाहिए, हमें भी चीज अच्छी है। तो पहली बार हमारी इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था सर ये। हमारी इंटेलिजेंस के लिए क्या टास्क था कि कैसे भी करके डिले करवाओ। अब देखो, आप पाकिस्तान आर्मी को तो नहीं रोक सकते ना सर, क्योंकि वो किसी और देश का मामला है, आप उनकी आर्मी को चाहकर भी नहीं रोक सकते। लेकिन आप एक ही चीज में डिले पैदा कर सकते हो कि वो सामान उन तक ना पहुंचे जिस सामान के बिना वो जा नहीं सकते। एग्जैक्टली, है ना? बिल्कुल। तो अब पहली बार हमारी एजेंसी ने क्या किया, उन लोगों के साथ दोस्ती करना शुरू किया जिस कंपनी ने सारी की सारी डील ली थी। ठीक है सर, उनके साथ धीरे धीरे दोस्ती हुई,
उनको फंड से मदद करना शुरू किया, जो भी उनको ज़रूरत थी वो सब देना शुरू किया। बस डिले किस चीज़ में करवाया? उनको सामान दिलवाने में। जब तक उन्हें सामान नहीं मिला, हमने अपना सामान लेके हम एयरलिफ्ट होके हमने पूरा ग्लेशियर कैप्चर कर लिया, और आज भी सियाचिन हमारे पास ही है सर। बस एक इंटेलिजेंट की इनपुट मिली और उस इनपुट से आज भी हमारे पास है। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंटेलिजेंस का क्या वैल्यू होती है, क्या मकसद होता है सर, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। हमने सियाचिन की बात की अभी, लकी सियाचिन से थोड़ा सा इधर आएंगे चाइना की तरफ। चाइना मतलब एक अलग तरीके की मतलब चीज़ें हमारे साथ करता है एलएसी वगैरह पे। नॉर्थ ईस्ट में बहुत अलग तरीके से टेररिज्म को फंडिंग करता है, तो किस तरीके से वो करता है? आपने सब चीज़ें अपनी आंखों से नॉर्थ ईस्ट में देखी हैं, वो थोड़ा सा आप मुझे बताएं। सर देखो, नॉर्थ ईस्ट क्या है, बहुत, आप टीवी चैनल उठा के देख लो सर, आज भी आप कंटिन्यू 1 महीने के टीवी चैनल को फॉलो करो, मैं नहीं मानता कि 1 महीने के अंदर आप 3 घंटे की भी न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट की दिखाओगे। बिल्कुल नहीं होती। मैं डेली देखता हूँ, आप डेली पता नहीं क्या क्या न्यूज़ चैनल्स में दिखाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ क्यों नहीं सर? मतलब आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ क्यों नहीं आ रही इस देश के अंदर। सबसे पहले क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे पहले चाइना ने उनके दिमाग के अंदर एक चीज़ डाल दिया है। ये मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मतलब उनके लीडर्स को दबा के फंडिंग, ठीक है, दबा के फंडिंग की तुम लोगों के अंदर ये भावना भर दो कि हमें हिंदुस्तान से अलग रहना है, और उसमें 100% लोग वो नहीं होंगे। दिखने क्या है, चाइनीज़ भी लुक वाइज में अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाओ तो आपको जो उनका स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिल टू चाइना या म्यांमार से बहुत मिलेगा, उसी टेरेन का है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या हो गए, चाइना और म्यांमार से आके बस गए उन्हीं के बीच में, और जो आम लोगों को क्या लगता है कि हमारे लोग हैं करके। अब देखो आप, हमारा एक मोहल्ला है और हमारे मोहल्ले के अंदर भी 8-10 लोग आ जाएंगे, बोलेंगे मैं भी यहीं रहता हूँ, और बोलेंगे यार भाई ये आदमी ठीक नहीं है करके। आपको लगेगा मेरा मोहल्ले का आदमी भी तो कह रहा है, मैं भी इसके साथ खड़ा हूँगा, लेकिन बेचारे आम लोगों को नहीं पता है हमारे नहीं है करके। भाई ये किसी देश की किसी एजेंसी का बहुत बड़ा प्लान है कि उसने अपने लोग तुम्हारे में डाल दिए, और वो लोग कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान से अलग होना है तभी हम तरक्की कर पाएंगे करके, ठीक है। और उन लोगों को थोड़ा पैसों से मदद, फंडिंग करना शुरू कर दिया, दबा के वेपन देना शुरू कर दिया, और यहाँ पर पहली बार इंसर्जेंट बना दिए सर, एक इंसर्जेंट खड़े कर दिए, 36 इंसर्जेंट। मैं नॉर्थ ईस्ट की बात बताऊं सर आपको, ABCD, आप कोई भी वर्ड बोलो एक ग्रुप होगा, हर वर्ड पर एक ग्रुप होता है वहां पर, और उनके पास वेपन, मैं आपको क्या बोला हूँ, लेटेस्ट वेपन। और उनके लीडर्स को देखो ना आप, कोई बैंकॉक बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, अरबों की फंडिंग। तो पूरा ये क्यों? ताकि मतलब हम तरक्की ना कर पाए, हमारा पूरा फोकस, अगर आपको किसी को बर्बाद करना हो ना सर, आपको मैं और बताता हूँ, देखो, और दूसरे तरीके से, किसी का घर है, आप दुनिया की हर चीज झेल लोगे सर, आप अपने घर का कलेश नहीं झेल पाओगे, ठीक है। आप पूरी दुनिया से लड़ लोगे लेकिन अपने घर के कलेश से नहीं लड़ पाओगे। बिल्कुल। ना तो घर वालों को आप मार सकते हो सर, कुछ नहीं कर सकते, मेरी बात समझे? तो सेम चीज वही देश के ऊपर लाते हैं सर, वो हमारे देश के नागरिक हैं सर, क्या करें हम लोग, हमारे ही लोग हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने घर के कलेश से परेशान हो, अपने लोगों को मार नहीं सकते, सेम सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो जाती है सर। हम उन लोगों को कोशिश कर रहे हैं बताने की, और धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे हैं, पहले धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है करके। आज की जनरेशन चेंज है और वो धीरे धीरे समझ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जिस टेररिज्म को, जिस इंसर्जेंट को फैलने में सालों लग गए, तो उसे खत्म करने में थोड़ा तो वक्त लगेगा सर। लेकिन चाइना भी बात करते हैं, चाइना अब डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर रहा है आजकल। मैं देख रहा था, मतलब आप जैसे कि चीज़ें जानते होंगे, US में इनकी बहुत सारी कंपनियां बैन कर दी, हुआवे इनका जो 5G पूरा स्ट्रक्चर फैला रहा था उसको हटा दिया। हमारे यहाँ भी वो 5G लेना चाह रहा था कि उसको डेटा वेटा सारी चीज़ें मिलता रहे, तो और प्लस हर चीज़, चाहे उनकी ऐप्स हो, चाइनीज़ ऐप्स इतनी सारी हमारी कंट्री ने बैन की हो कि वो देश का डेटा बाहर ले जा रहे थे। तो डेटा के जरिए पूरा ऐसा सिनेरियो बनाना चाह रहा है चाइना कि पूरी मतलब आगे दुनिया को कंट्रोल कर सके, इंडिया के अंदर चीज़ें कंट्रोल कर सके, क्योंकि डेटा तो नया तेल है। मतलब क्या क्या कि डेटा इज द पावर। दोबारा सर, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मैंने आपको बोला, इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है ना। आप क्या कर रहे हो, आपका रूटीन क्या है, मतलब आपका रूटीन सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आप कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो, कहाँ रुकते हो। वो आपके हाथ पर एक डिवाइस है ना सर, इस डिवाइस से किसी थर्ड पर्सन को आपके बारे में सब पता चलता है कि आप कौन सा ब्रांड पहनना पसंद करते हैं, ठीक है, कौन सी गाड़ी को आप पसंद करते हैं, कौन सा आप फूड खाना पसंद करते हैं, आप कौन सी गवर्नमेंट को चाहते हैं, यहाँ तक कि आप किस गवर्नमेंट को लाइक करते हैं।
ये आपके डाटा से पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो सामने वाले को ये पता होता है कि इस देश के अंदर कितने लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, कितने हमसे नफरत कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला ना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन का ही तो गेम है सर। एग्जैक्टली। अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, छोटे से उदाहरण मैंने डेटा कह दिया, वो आप उसको इन्फॉर्मेशन, वही सेम चीज है। बिल्कुल। मैं आपको इन्फॉर्मेशन की एक बात बताता हूँ। ये 2 कॉलोनी है और मैं एक लीडर हूँ, और 2 कॉलोनी के अंदर मैं दोनों कॉलोनियों के ऊपर सर्वेलेंस करना शुरू करता हूँ, और मुझे एक समझ में आ जाता है, एक मोहल्ला सारा मुझे पसंद करता है, ये सारा मोहल्ला मुझे पसंद करता है, और दूसरा मोहल्ला मुझे पसंद नहीं करता। ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है आपके एक डिवाइस से या कहीं से भी। अब मेरा कल वोट है, इलेक्शन है, मैं चाहूँगा आप वोट देने आओ, और मैं वो चाहूँगा वोट देने ना पहुँचे। बिल्कुल। मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन वो वोट देने नहीं आ पाएंगे सर। बिल्कुल। तो गेम पूरा, मैं आपसे, गेम पूरा क्या है सर? गेम पूरा इन्फॉर्मेशन का ही है। आप ही हैं या भाई हैं या XYZ कोई भी है, आप बोलते हैं सर, आपको क्या लगता है कि पुतिन पावरफुल आदमी है या नहीं है? बिल्कुल है। आपको लगता है कि ट्रम्प पावरफुल है? आप पर्सनल ट्रम्प से मिले? बिल्कुल नहीं मिले। ना आप पर्सनल पुतिन से मिले होंगे। आपको क्या लगता है कि दाऊद इब्राहिम गलत आदमी है? बिल्कुल। किसी ने तो आपको बोला है ना सर। पर्सनल तो नहीं मिले आप सर। बिल्कुल। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर कि इन्फॉर्मेशन के बेस, मतलब पर्सनल तो नहीं मिले ना सर। बिल्कुल नहीं। कोई ना कोई तो है जिसने आप तक पहुंचाया है, वो आप तक कितना सही पहुंचाना चाह रहा है सर, ये उसके ऊपर डिसाइड करता है। बिल्कुल। कितनी इंफॉर्मेशन देनी जरूर है, लेकिन कितनी देनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, और मैं वो इंफॉर्मेशन आज आपके मैं पॉडकास्ट में आया हूँ, और मुझे ये पता है कि मुझे कितना बोलना है सर। इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन कितना बोलना है वो मुझे पहले से पता है। एग्जैक्टली। मतलब कहाँ तक उसकी लिमिट रखनी है, कहाँ तक वो मैं नहीं बता लिमिट सकता। रखनी है। तो सेम यही गेम इन्फॉर्मेशन का गेम है सर, कि कितना दुनिया को बताना है और कब दुनिया को बताना है। चलो आज हम बोलते हैं, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि यार, एक इन्फॉर्मेशन की एक आदमी ने कुछ एक हत्याएं करी या कुछ एक नुकसान किया, और मुझे लगता है कि यार कि नहीं, आज इस इन्फॉर्मेशन को नहीं बताऊंगा। कब बताना है मुझे पता है, मैं उस दिन का वेट करूंगा। यही गेम जियो लेवल पर, जियो पॉलिटिक्स पर है सर। कब इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना है, कब 2 देशों का वॉर कराना है, कब चीजें करनी है, सही टाइम पर सही चीज को बाहर निकालना, ये चीज़ है। लेकिन जो यूक्रेन रशिया का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी वक्त इसको हो गया, हमने इसको डिस्कस किया, तो इससे रशिया का क्या मतलब, क्या चीज़ निकलती है, क्या फ़ायदा, टेरिटोरियल बेनिफिट से अलावा क्या फ़ायदा निकल सकता है? सर देखो, सबसे पहले तो मतलब रशिया क्या, मतलब ये कि ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये वॉर क्यों शुरू हुआ उस टाइम, या अभी क्या बेनिफिट है? अभी क्या मतलब, क्या बेनिफिट है अभी उसको ट्रैक देखो, करके? वॉर से दुनिया में किसी का बेनिफिट नहीं होता सर, सिर्फ एक ही का बेनिफिट होता है, वो है वॉर इंडस्ट्रीज का। एग्जैक्टली। मेन देखो, मैं आपको ये भी बता दूं कि वॉर इंडस्ट्री का कभी ये बात समझना सर कि अगर कोई वॉर इंडस्ट्री उस देश की है तो अपने देश का हित चाहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। अरे ये कभी गलत फहमी में मत जाना कि अगर मैं कल ये बोलूँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि अगर कल मैं हिंदुस्तान के अंदर मैं एक आर्म्स फैक्ट्री खोल रहा हूँ, तो ये कभी मत सोचना कि मैं देशभक्त हूँ सर। अच्छा है, इसका मतलब तो मैं ये बोलूँगा सर कि दुनिया में जो भी हॉस्पिटल खुल रहे हैं वो तो हमारे हिंदुस्तानियों के ही है ना, तो डेली प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान कोई ना आए करके। बिल्कुल। क्यों? तो सेम तो गेम वॉर इंडस्ट्री का ही है ना। इस दुनिया में कभी नहीं सर, ये कभी किसी के नहीं होते हैं, ध्यान रखना। चाहे इनकी बस इनका फायदा हो, चाहे वॉर इनके देश तक क्यों ना आ जाए, ये वॉर इंडस्ट्री का गेम है। और दूसरी चीज़, हम रशिया के ऊपर आ जाते हैं सर। देखो रशिया के क्या हुआ, यूक्रेन, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ सर कि आपका एक घर है, आपके घर के बगल में आपका पड़ोसी है एक, आपके घर के बगल में एक पड़ोसी है, आप ठीक हो, चल रहा है, कई टाइम से रह रहे हैं, और लेकिन मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ सर, मैं आपका दुश्मन हूँ कहीं और बैठा हुआ, और मैं आपके पड़ोसी को बोलता हूँ यार एक काम कर, मुझे थोड़ा सा तेरे घर पर जगह दे दे। मैं उससे जगह मांग रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं उससे मांग रहा हूँ। आप चाहोगे कि मैं आपके घर, उसके घर पर आ जाऊँ बगल में? बिल्कुल नहीं। अगर दुश्मन है तो बिल्कुल नहीं। दुश्मन है तो बिल्कुल नहीं ना सर। देखो सर, रशिया ने क्या बोला कि यार देखो, रशिया ने क्या बोला कि भाई तुम नाटो को मत लाओ यहाँ। बिल्कुल। हाँ, एक ही चीज तो बोला, उसकी दुश्मनी नहीं है यूक्रेन के साथ। मैं एक चीज बता रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको छोटे से तरीके से बताया सर, आप और आपका पड़ोसी आराम से रह रहा है, आप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लक्की बिस्ट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि यार आपका जो पड़ोसी है, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे तेरे घर पर आ जाने दे। तो अगर मैं उसके घर पर आ गया ना सर, आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। बिल्कुल। गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही। तो बस सर, क्यों चाहेगा रशिया की नाटो उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके पड़ोस में आगे खड़ा हो जाए सर? ये लड़ाई की जड़ वहां से है सर।
बिल्कुल, वहां से शुरुआत है। लेकिन चाइना हो गया या पाकिस्तान हो गया, इंडिया की किस चीज से इन दोनों देशों को डरना चाहिए? मतलब हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की किस चीज से, किस पावर से? सर देखो पाकिस्तान को तो हम नहीं गिनते हैं सर। पाकिस्तान तो कभी मतलब आज पाकिस्तान तो खुद ही सर एड फंड के ऊपर जिंदा है, ठीक है। पाकिस्तान तो हम, अगर चाइना आज देखो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान एक बहुत समृद्ध देश सर, इज द पावर, न्यूक्लियर पावर देश सर दुनिया के अंदर, और बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदुस्तान कभी रिवील नहीं करता सर। जो लोगों को लगता है कि यार हमारे पास इतनी ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, वो तो लोग शायद 10 या 15% भी नहीं जानते होंगे। लेकिन आज के टाइम का जो हमारा यूथ है वो दुनिया के अंदर सबसे हाईएस्ट है सर। अगर आप जनरेशन पर यूथ पर लो, सबसे हाईएस्ट हम हिंदुस्तान पर सबसे, और हम एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर उभर के आ रहे हैं सर, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड लेवल पर लो तो हम एक महा शक्ति के नाम पर उभरते हुए आ रहे हैं। तो हमारा पड़ोसी मुल्क कभी ये नहीं चाहता सर कि हम एक पावरफुल देश, मतलब एशिया के एक पावरफुल देश पर उभर कर आए। तो बस सिर्फ देखो दौड़ किस चीज की है सर, दौड़ सिर्फ यही है आगे बढ़ने की सर। अगर आगे बढ़ने की है, और रही वॉर की बात सर, तो ये सर 1960 का दशक नहीं है सर, ये 2024 है ना। शायद 1960 में तो हमारे को ये भी नहीं पता था बैकअप क्या है सर। बिल्कुल ठीक है। आज का हिंदुस्तान बहुत चेंज है सर। आज तो हमारा एनिमी धरती के जिस कोने में होगा उस कोने में भी सेफ नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब हमारी दुनिया के किसी भी कोने में सर, अगर जिसने हमारे देश के खिलाफ गया या जिसकी वजह से हमारे देश को नुकसान हुआ, वो धरती के किसी भी कोने में होगा सर, तो वो नहीं है सेफ। फाइन, लकी आपने बात की कि हमारा एनिमी सेफ नहीं है, लेकिन फिर 26/11 जैसे नवंबर चल रहा है, उसी पे बात करूंगा। अटैक कैसे हो जाते हैं, हमारा इंटेल कैसे फेल हो जाता है? इंटेलिजेंस का फेलियर, मैं बिल्कुल सर। और इंटेलिजेंस के फेलियर के साथ साथ क्या होता है सर, कभी कभी क्या चीजें होती हैं कि एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेट नहीं होता सर। ओके ये बहुत बड़ा वो रहा है। अगर मैं इसको वैसे समझाऊंगा, मैं हर चीज़ को इजी, क्योंकि देखो आर्मी की लैंग्वेज में मैं एजेंसी में समझ में नहीं आएगा सर कि एजेंसी का कोऑर्डिनेट क्या है, आपस में कैसे कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं करके, तो जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो मतलब कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या है सर, कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते किसी और के साथ। यहाँ पर क्या होता है, हर बारी क्या होता है कि आप ही के ऊपर है। आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली सर कि यार कल कहीं कोई बड़े लीडर आने वाले हैं या यहाँ पर एक क्राइम हुआ है, आप दूसरे चैनल को नहीं बताते सर। खुद चाहे वहाँ खुद भी नहीं जाओगे, एग्जाम्पल के लिए वहाँ खुद भी नहीं जाओगे, लेकिन दूसरे को नहीं बताओगे, उसको ना मिल जाए, उसको ना मिल जाए। तो सेम सिचुएशन क्या होता है कि कई बार एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेट नहीं होता। खुद एजेंसीज क्या होती हैं जो लोकल लेवल्स पर होते हैं या किसी लेवल पर, वो मेडल्स के चक्कर में दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। फॉर एग्जांपल के लिए कि किसी स्टेट का कोई वांटेड आदमी दिल्ली के अंदर है और दिल्ली पुलिस को भी पता चल जाए कि यार वो वांटेड यहाँ है, तो दिल्ली पुलिस बोलेगी नहीं पंजाब पुलिस को नहीं बताना भाई, वो साला पहले हमें करना है करके, चाहे बेशक खुद भी ना कर पाए लेकिन उस स्टेट को हिंट नहीं देंगे सर। ये बहुत बड़ी कमी कि एजेंसीज के अंदर भी कई बार होता है ऐसा कि आपस में सही कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता। ठीक है। जब RNW को पहली बार जब चीज़ें पता चली कि यार कि ऐसे ऐसे कुछ नेवल्स के लोग कुछ एक लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन IB के साथ शेयर नहीं करी सर। एक बहुत बड़ा इनपुट रहा है ये चीज़ कि अगर हो सकता है कि सपोज करो RNW ये इंफॉर्मेशन IB के साथ शेयर कर देता कि कुछ एक लोग हैं जिनको पाकिस्तान की नेवी ट्रेन कर रही है, तो IB भी अलर्ट हो जाती सर। बिल्कुल। सेकंड चीज़ पर IB अलर्ट होती कि चलो वो लोग उस टाइम तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग, देखो ट्रेनिंग तो कोई भी करा सकता है ना सर, आप उनकी ट्रेनिंग कराने में तो रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कल हमें हिंदुस्तान के अंदर सपोज करो कि उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, तो जो भी एजेंसीज होंगे अपने अपने देश को कर देंगे भाई इंडियन आर्मी कुछ एक लोगों को ट्रेन कर रही है, तो वो इनपुट शेयर ना करना IB के साथ। पहली चीज, अगर IB को इंफॉर्मेशन मिल जाती तो IB हर स्टेट की लोकल इंटेलिजेंस के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती थी। जब ये इंफॉर्मेशन शेयर करती तो महाराष्ट्र में जब पहली बार लोकल्स ने बोला कि उन्होंने कुछ एक लोगों को बोट से नीचे उतरते हुए देखा, क्योंकि महाराष्ट्र की इंटेलिजेंस यूनिट के पास पहले से इंफॉर्मेशन होती ना सर। बिल्कुल। क्योंकि जब अगर आपको मैं बोलूं कि यार एक बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप के दिखते हैं, वो दिल्ली आ सकते हैं करके, आपके जहन में एक चीज होगी, आप हल्की सी भी चीज को लोगे। तो उस लेवल पर जब महाराष्ट्र पुलिस को कुछ लोकल्स ने बोला, उसको सीरियस नहीं लिया उन लोगों ने। तो गलती कहां से हुई सर? गलती वहां से शुरू हुई जिसका खामियाजा पूरे हिंदुस्तान को भरना पड़ा सर। तो उसके बाद हिंदुस्तान ने डिसाइड किया और बहुत चीज़ें चेंज हुई सर। तो हम लोग कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि यार भविष्य में कभी ऐसी गलती से ना सीखें हम। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि ये 26/11 हुआ, हमने कसाब को पकड़ा भी, तो कसाब जैसे जो टेररिस्ट होते हैं उनको कैसे रखा जाता है
सर देखो, एक टेररिस्ट है, जब तक इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन चाहने तक तो हमारे को उसकी सेफ्टी करनी ही पड़ेगी सर, किसी भी कीमत में उसको बहुत सिक्योर रखा जाएगा। क्योंकि सिक्योर इसलिए रखा जाएगा, अगर आप किसी को पकड़ते हैं तो मिलिटेंट, अगर देखो एक बड़ा लीडर है, अगर आप मौलाना मसूद अजहर के बारे में सुनो, कितने अटेम्प्ट करे उसको छुड़ाने के लिए, लास्ट में IC 814 हाईजैक करके लेकर गए और लेकर चले गए ना सर। तो एक मिलिटेंट जिसको भी हम लोग पकड़ के रखते हैं तो उसका लोग बहुत बारी क्वेश्चंस करते हैं कि यार तुम इसके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हो, तुम इसके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हो। अरे किसी गवर्नमेंट को मजा थोड़ा ना आ रहा है सर, बिल्कुल साहब किसी का रिश्तेदार थोड़ी ना है यार, बिल्कुल, है ना, कि तुम इसके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हो। आप लोग क्या चाहते हो कि उसको यार एक लोकल सेल में डाल दें और 4 लोग आके उसको मार के चले जाएं, या जो हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी ना मिले। तो ये मजबूरी है गवर्नमेंट की, ताकि हम उसको दुनिया के लेवल पर दिखा सकें, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकें और पूरे दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान अपने देश में क्या कर रहा है करके। तो उस चीज़ के लिए सिक्योरिटी दी जाती है सर, उसको एक स्पेशल सेल में रखा जाता है। कभी कभी ऐसे मिलिटेंट के लिए हम लोग, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कि हम लोग किस तरह के चीज़ें करते हैं, कौन सा वे हम लोग बनाते हैं, तो खर्चा होता है गवर्नमेंट का। लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को सर कोई शौक नहीं है कि उन लोगों के लिए इतना खर्चा करना, वो तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। गवर्नमेंट तो चाहती है कि जिस दिन मिले उसी दिन हम उसे शूट कर दें सर। लेकिन मैंने आपको क्या बोला अभी स्टार्टिंग में, फिर दोबारा पॉइंट पर आ गए, इन्फॉर्मेशन चाहिए सर, ताकि उससे हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकें और आने वाले टाइम में और भी बड़ी घटनाओं को रोका जा सके। ठीक है, लेकिन लोगों को क्या है सर, धरना प्रदर्शन की खर्चा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बिरयानी खिला रहे हैं सर। और ये जो बोलने वाले हैं सर, जो भी ये लोग बोल रहे हैं कि बिरयानी खिला रहे हैं, तो मैं तो ये भी बोलूंगा, इन सब लोगों को फंडिंग करती है दूसरी एजेंसीज, इनको पैसे मिलते हैं बोलने के भी। बिल्कुल ठीक है, ये चीज होती है और तभी देश के अगेंस्ट ये चीजें कर रही होती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं अपनी। देखो मैंने आपको बोला कि दुनिया का, मैंने आपको बताया कि किसी भी एजेंसी का टारगेट है किसी देश की सरकार को गिरा देना, उस देश को बर्बाद करना। आपको क्या लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहकर क्या उनका एजेंसीज यहाँ इंटरफेयर नहीं कर रही होंगी? बिल्कुल, कितनी कर रही होंगी एजेंसी, यहाँ भी होंगी ना सर। जो लोग धरने में बैठ रहे हैं, जो बोलते हैं ये बिल नहीं होना चाहिए, वो बिल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए करके, ठीक है सर, बहुत सारी गर्मी में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल। अरे ये लोग तो सर बिना मतलब के दिन का पानी ना छोड़े, बिल्कुल 1 मिनट का भी, कहीं से कुछ ना कुछ चीजें तो मिलके इनके पास आती अपने फायदे के लिए, कुछ ना कुछ अपने निजी फायदे के लिए, इनका माइंड से खेला जा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। लगी अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अभी एक चीज और पता है, अभी आपने इंसर्जेंसी की बात की, कश्मीर में इंसर्जेंसी होती है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, मिलिटेंसी टेररिज्म है, नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। मतलब तो इसमें कश्मीर में जो मिलिटेंट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो मिलिटेंट है, इनमें आपको क्या फर्क लगता है, प्लस इनके जो ऑपरेशन है उनके करने के तरीके में क्या डिफरेंस है? हाँ, यही क्वेश्चन मुझे आज भी पूछा था सेम, तो चलो क्वेश्चन अच्छा है सर। मैं सेम वही बात बोलूँगा कि कश्मीर में और मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लो, तो मेरे लिए सर जो कश्मीर का जो सबसे बुरा हालात होते हैं, कोई बुरा टाइम है कि बहुत तगड़ी मिलिटेंसी है, इस टाइम कंटिन्यू ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इतने बुरे सिचुएशन जो कश्मीर के हैं, वो मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट का सबसे अच्छे दिन है सर। नॉर्थ ईस्ट का सबसे अच्छे दिन है। अगर आप मुझे कश्मीर में डिप्लॉय करो और मैं कश्मीर में ऑपरेशन करूं 1 महीना 2 महीना, जो कश्मीर का मेरा सबसे बुरा दिन रहेगा ना मिलिटेंसी के खिलाफ, वो नॉर्थ ईस्ट का मेरा सबसे अच्छा दिन होगा। नॉर्थ ईस्ट मणिपुर इतना डेंजर है। एग्जाम्पल बताता हूँ कि जो JNK के अंदर जब भी मिलिटेंसी के साथ जो काउंटर्स होते हैं, काउंटर ऑपरेशन होते हैं, JNK के अंदर एक मिलिटेंट आर्मी के साथ फाइट करता है 2-2, 3-3, 4-4 घंटा। आपने देखा होगा टीवी वगैरह आप न्यूज़ सुनते हैं कि 12 घंटे तक भी आर्मी ने ऑपरेशन किया, ब्रिगेड ने घेर लिया, ठीक है, पूरा एक कंबाइन ऑपरेशन चल रहा है, आर्मी है साथ में, JNK की STF है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, और 12 घंटे में 10 मिलिटेंट मारे गए या 5 मिलिटेंट मारे गए, हमारे 2 जवान शहीद हो गए करके। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या होता है सर, जो नॉर्थ ईस्ट का जो इंसर्जेंट है ना, वो 12 घंटे फाइट नहीं करता सर, वो सिर्फ 2 ही मिनट फाइट करता है। 2 मिनट में 10 कैजुअलिटी दे जाता है सर, सिर्फ 10 कैजुअलिटी 2 मिनट के अंदर। 12 मिनट का तो मैंने देखा ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट का आज तक कभी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो अम्बुश है, वो दुनिया का सबसे खतरनाक अम्बुश है सर। उनकी प्लानिंग इतनी डेंजर है, वो इतनी तैयारी करते हैं, मतलब उनके अम्बुश में आया हुआ आदमी बच गया तो आप समझना आपको जीवन दान मिल गया। उनका फायर इस तरह से आता है जैसे भरी बरसात में जो बरसात की बूंदें आती हैं, और अगर कोई आदमी बोले कि यार मैं इन बरसात की बूंदों से दौड़कर बच जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है सर। शरीर में कहीं ना कहीं, तो आपने एक इंसिडेंट सुना होगा आपने कि नॉर्थ ईस्ट में 2015 के अंदर डोगरा रेजिमेंट के ऊपर एक अटैक हुआ था जिसमें हमारे 18 सोल्जर शहीद हुए थे सर। एग्जैक्टली हुआ था, सुना होगा। उससे पूरे हिंदुस्तान हिला था। और आपने उसमें एक चीज़ और सुना होगा,
हमारे 18 जवान शहीद हुए थे, उनका एक भी नहीं मरा था सर। आप समझ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप वहाँ की मिलिटेंसी सर, एग्जैक्टली, मतलब 18 जवान हमारे शहीद हो गए उधर, उनका एक नहीं सर। बिल्कुल। तो उनका आप अम्बुश देखो ना सर, उनका किस तरह का अम्बुश होता है। और वहाँ का क्या है, आप जमीनी हालात देख लो वहाँ के, वो थोड़े से डिफरेंट हैं JNK से सर। JNK में हमें आर्क ऑफ फायर क्लियर नजर आता है, मतलब हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। वहाँ का जो बनावट है जंगल का, जो जंगल में जो बड़े बड़े पेड़ हैं, उसमें आसानी से दूर तक देख सकते हैं। लेकिन मणिपुर के अंदर बहुत कटीली झाड़ियाँ हैं, जो वहाँ की स्ट्रक्चर है, जो वहाँ का जो प्रकृति ने दे रखा है, वहाँ एनिमी आपसे 2 कदम भी नहीं दिखाई देगा सर, इतना मुश्किल है वहाँ पर। और वहाँ पर क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो चीज़ है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है, मिलिटेंट सीधा कोई भी इंसिडेंट करके गांव वालों के साथ मिल जाता है सर। ओके। उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, उसको वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। कोई ऑपरेशन उधर नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि आप वहाँ पे रहे हैं, दुनिया भर के उधर ऑपरेशन, 1-2 ऑपरेशन आप शेयर करें, एक ऑपरेशन शेयर करें। सर नॉर्थ ईस्ट में तो हर रोज ही एक ऑपरेशन होता था सर, ऐसा कोई दिन ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट में जिस दिन ऑपरेशन नहीं होता सर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको क्या बोला कि 36 टेररिज्म ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट में, एज ए इंसर्जेंट ग्रुप, एज ए मैं उन्हें टेररिस्ट नहीं बोलूंगा, तो एक इंसर्जेंट ग्रुप है 36। मैंने कहा ABCD, हमारे में एक कहावत है कि ABCD में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिस वर्ड के नाम पर एक ग्रुप नहीं है सर। और आप देखो ना, मतलब एक, मतलब सोच देखो, मतलब आप देखो, 15-15 साल के बच्चों ने वेपन्स उठा रखे हैं सर, क्या चाहिए पता नहीं। अरे रोड नहीं बनने दोगे, एक तो मतलब कि कैसे काम करेंगे भाई। वहाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्टर चले जाए, कोई भी ठेकेदार चले जाए, तुम्हें अपना पैसा चाहिए, हर ग्रुप को चाहिए। अरे भाई एक आदमी को रोड का ठेका बनाने के लिए दिया है, 36 के 36 को चाहिए, 36 के 36 को चाहिए। एक आदमी को ठेका मिला हुआ है कि सपोज करो 1 करोड़ में उसने रोड बनानी है, एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ में जो सबसे पावरफुल ग्रुप आएगा वो बोलेगा भाई एक काम करो 20 लाख मुझे दे, ठीक है। दूसरा आएगा बोलेगा 10 में लूंगा, तीसरा बोलेगा, तो आदमी हाथ जोड़ देता है भाई। बिल्कुल। तो अब नॉर्थ ईस्ट पर हम कभी लंबी चर्चा करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर सर। बिल्कुल लकी, आज मतलब आप हमारे साथ कनेक्ट हुआ, आज इस बात को इतना ही रखते हैं इस पॉडकास्ट को, एंड हम कोशिश करेंगे आप दोबारा आएं, और जब आपकी बुक रिलीज होगी उसके लिए हम पहले से बधाई दे रहे हैं आपको, मतलब कांग्रेचुलेशंस आपके लिए। और मूवीज आएंगी वो भी हम देखेंगे, और इवन अपने व्यूअर्स से कहेंगे कि आप बुक पढ़ें, जब लकी की आ जाएगी हम भी ट्राई करेंगे कि लकी से तब कॉन्टैक्ट करें, और फिर बुक के अंदर क्या है वो भी आपको बताएं। थैंक यू सर, बिल्कुल। थैंक यू लकी हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सर जी, बिल्कुल।